यशिका के लिए प्रिंसिपल की ये बात बहुत शॉकिंग थी। अपनी बात कहने के बाद प्रिंसिपल ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। कॉल के कटते ही यशिका परेशान हो गई और सिर पकड़कर बैठ गई। मानव ने यशिका को परेशान देखकर पूछा, क्या बात है यशिका, स्कूल से क्यों कॉल आया था? तुम क्यों परेशान लग रही हो? ऐसा क्या कह दिया प्रिंसिपल ने? मानव के पूछने पर यशिका ने मानव की तरफ देखा और आंखों में आंसू भरे हुए मानव को प्रिंसिपल की सारी बात बताई। फिर बोली, मानव क्या तुम मुझे स्कूल ड्रॉप कर दोगे? लगता है टाइम से फीस जमा ना होने की वजह से प्रिंसिपल ऐसा बोल रही है। मानव ने कहा, हाँ यशिका, मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप कर दूंगा और 1-2 दिन में ही बच्चों की फीस डिपॉजिट करवा देते हैं ताकि फिर कोई नया बखेड़ा ना खड़ा हो। और ये कहते हुए मानव ने कार स्कूल की तरफ मोड़ दी। मानव और यशिका के साथ कार में बैठी हुई शिखा ने यशिका को सांत्वना देने के लिए कहा, परेशान मत हो यशिका, मुझे मालूम है तुम बात करके कोई ना कोई रास्ता जरूर खोजोगी। यशिका ने शिखा की तरफ देखा और फीकी सी स्माइल दी। इतने में ही मानव ने यशिका से पूछा, तुम कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मानव की बात सुनकर यशिका घबराते हुए बोली, नहीं मानव, इसकी कोई जरूरत नहीं, आई विल हैंडल इट माई सेल्फ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे आने से बात बिगड़ जाए। मानव ने यशिका की तरफ देखकर प्रश्न किया, ऐसा भी क्या है यशिका, मेरे आने से बात क्यों बिगड़ जाएगी? यशिका मानव को समझाते हुए बोली, अरे गलत मत समझना और कोई बात नहीं, मेरा सिर्फ इतना सा मतलब है कि आपको गुस्सा जल्दी आता है, कहीं आप गुस्से में कुछ ज्यादा ना कह बैठो। इसी बीच स्कूल आ गया। मानव ने स्कूल के बाहर कार को रोका और कार के रुकते ही यशिका कार से उतरकर स्कूल की तरफ बढ़ गई। तभी मानव ने उसे आवाज देकर कहा, यशिका सुनो। यशिका ने पीछे मुड़कर देखा। मानव बोला, मैं यही तुम्हारा इंतजार करता हूँ, तुम होकर आओ स्कूल से। यशिका ने हल्के से सिर नीचे झुकाकर हाँ कहा और फिर तेज कदमों से स्कूल की ओर बढ़ गई। स्कूल में पहुंचकर यशिका ने रिसेप्शन पर जाकर कहा, मैं यशिका, प्रिंसिपल से मिलना है। यशिका को देखकर रिसेप्शनिस्ट ने कहा, आप बैठिए, मैं प्रिंसिपल मैम को इन्फॉर्म कर देती हूँ। यशिका रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखकर बोली, ओके। रिसेप्शनिस्ट ने प्रिंसिपल को इंटरकॉम पर सूचना देते हुए कहा, मैम मिस यशिका इज हियर। प्रिंसिपल ने रिसेप्शनिस्ट से कहा, ओके सेंड हर इन। इधर यशिका प्रिंसिपल से बात करने स्कूल गई। उधर दूसरी तरफ रवि वर्मा के घर में वानी की मां मेहमानों के जाने के बाद पूरे घर में हंगामा करने लगी। रवि वर्मा और उनकी पत्नी में आपस में बहस शुरू हो गई। रवि वर्मा और उनकी पत्नी में बहस हो ही रही थी कि इसी बीच वहीं बैठी वानी ने बोला, जितना तमाशा बना रह गया था वो भी बन गया आज, अब और कोई कसर रह गई है क्या? फिर वानी अपनी मां से मुखातिब होते हुए बोली, आपको भी बहुत जल्दी पड़ी है, पहले ही इतना टेंशन है, ऊपर से ये नया झमेला। वानी की मां ने वानी की तरफ देखा और कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि वानी ड्राइंग रूम से पैर पटकते हुए अपने रूम में चली गई और अपनी रूम की तरफ जाते हुए बड़बड़ाई, अच्छा खासा मुंह था, पूरा मुंह स्पॉइल करके रख दिया, ना जाने कब चैन मिलेगा। रवि वर्मा ने खुद के ऊपर काबू करते हुए अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, नादान है बच्चे, इन्हें क्या मालूम कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, इनको तो बस शादी की बात से खुशी हुई और बेचारे बोल पड़े, इनसे तो प्यार से बोलो कम से कम। इतना सुनते ही वानी की मां गुस्सा होते हुए रवि वर्मा से बोली, क्या बोल रहे हो तुम? बच्चों से प्यार से बोलूं? तुमने ही ज्यादा लाड प्यार कर इनको सिर पर चढ़ाया है। क्या ये बच्चे इस लायक है कि इनसे प्यार से बोला जाए? मैनर्स नाम की चीज नहीं है। वैसे भी तुम हो ना इनसे प्यार से बोलने के लिए, बच्चों को हमारे प्यार की जरूरत कब है? अपनी पत्नी की बात सुनकर रवि वर्मा बोले, क्यों, ऐसी क्या कमी है बच्चों में जो तुम इस तरह की बात कर रही हो? अच्छे घर के बच्चे हैं और क्या तुम्हारा इनसे कोई संबंध नहीं, या ये तुम्हारे कुछ नहीं लगते? वानी की मां मुंह बनाते हुए बोली, किस अच्छे घर की बात कर रहे हो? कितना अच्छा घर है ये तो अब पूरी दुनिया को पता है, और कौन सा हम इन बच्चों को मारते पीते रहते हैं, आराम से रह रहे हैं, खा पी रहे हैं। रवि वर्मा को अपनी पत्नी का इस तरह से अपशब्द बोलना बुरा लगा। उन्होंने गुस्से में पूछा, ऐसा क्या बुरा हो गया जो आज तुम्हें इस घर में कमी नजर आने लगी? अरे मूल से तो सूद सभी को प्यारा होता है, बच्चों के सिर पर प्यार का हाथ रखो, फिर देखो बच्चे तुमसे कितना प्यार करेंगे। रवि वर्मा की पत्नी मुंह बिगाड़ते हुए बोली, ना जी ना, बड़ा समझ रहे हैं ये हमारे प्यार को, इनका प्यार आप ही संभालो, हमें तो अब भारी पड़ने लगा। अपनी पत्नी की बात पर नाराजगी जाहिर करते हुए रवि वर्मा बोले, जरा मैं भी तो सुनूं, आज तक कितनी बार तुमने बच्चों से प्यार से बात कर ली? कोई एक बार की भी बात याद हो तो मुझे भी बताओ। इतना सुनते ही रवि वर्मा की पत्नी और चिढ़ गई और हंगामा करते हुए बोली, अरे जिनकी इतनी तरफदारी कर रहे हो उनकी वजह से आज एक अच्छा खासा रिश्ता भी छूट गया। कितनी मुश्किल से ये रिश्ता हाथ में आया था, अब पता नहीं कैसे अच्छा रिश्ता मिलेगा। राज करती तुम्हारी बेटी वहाँ पर, जिस मानव के तुम हर समय गुणगान करते रहते हो ना, उनसे भी अच्छा घर खाइए। अपनी पत्नी की बात सुनकर रवि वर्मा समझाने की कोशिश करते हुए बोले, गलत बात मत करो भाग्यवान, भगवान से डरो, इन बच्चों ने कुछ नहीं किया है, क्यों फालतू में हंगामा खड़ा कर रही हो? मानव खराब आदमी नहीं है, उसके हालात खराब हैं। इस पर उनकी पत्नी ने कहा, ये लो, ये तो वही बात हुई ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मैं हंगामा कर रही हूँ और जो तुम्हारे इन लाडलों ने किया वो क्या? मैं इनसे कुछ कह भी नहीं सकती। मिस्टर वर्मा दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। रवि वर्मा अपनी पत्नी की बात पर उनको घूरते हुए बोले, क्या मतलब है तुम्हारा? इस पर उफनते हुए वानी की मां ने कहा, देख लो अपनी लाडली यशिका को क्या गुल खिला रही है, उसकी वजह से हमारी इतनी बदनामी अलग हुई, अब कम से कम एक अच्छा रिश्ता सामने से चलकर आया तो। बीच में ही बात काटते हुए रवि वर्मा बोले, तो क्या कौन सी मुसीबत आ गई और मिल जाएंगे रिश्ते तो? रवि वर्मा की पत्नी बोली, हाँ रिश्ते तो पेड़ पर लटक रहे हैं, मनपसंद पेड़ से तोड़ लाओ, और फिर मान लो कोई नया अच्छा रिश्ता आ भी गया तो इसकी क्या गारंटी है कि तुम्हारा वो लाडला फिर से कोई नया कांड नहीं करेगा? रवि वर्मा गुस्से से तमतमाते हुए बोली, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि इन बच्चों ने जानबूझकर रिश्ता तोड़वाया हो। रवि वर्मा की ये बात सुनकर वानी की मां बोली, अरे तो तुमने ही कौन सी कोशिश कर ली रिश्ता बचाने की? चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहे, कोशिश तो करनी चाहिए थी ना कि रिश्ता हाथ से ना जाए, लेकिन नहीं। वैसे भी तुम्हें अपने प्रिय दामाद और बेटी के आगे महान बनने की आदत है। मैं भी पूछूं, अगर यशिका और मानव यहाँ ना रुककर कहीं और चले जाएंगे तो क्या मुसीबत आ जाएगी? रवि वर्मा अपनी पत्नी की बात सुनते ही चिढ़ गए और बोले, ये उनका भी घर है। रवि वर्मा की पत्नी ने गुस्से में अपने पति की तरफ देखा और अपने सामने रखी हुई कुर्सी पर हल्की सी लात मारते हुए बोली, नहीं है ये उनका घर, बिल्कुल नहीं है, उनको यहाँ से जाने के लिए बोलो। रवि वर्मा ने अपने चश्मे को आंखों की तरफ और नजदीक सरकाया और कमर पर हाथ रखकर बोले, जाने के लिए बोलूं? क्यों?
इतना सुनते ही वानी की माँ गुस्से में सोफे पर बैठी और पैर पर पैर चढ़ाकर हाथ की उंगली से रवि वर्मा की तरफ इशारा करते हुए बोली, या तो तुम बोलोगे इन सबको यहाँ से जाने को, या मैं इन्हें धक्के मारकर खुद ही निकाल दूंगी। इतना सुनते ही रवि वर्मा सत्ते में आ गए और वानी की माँ की तरफ जाकर गुस्से में बोले, यशिका मेरी बेटी है, ये घर उसका भी उतना ही है जितना वानी का, और अगर तुम्हें इस बात से एतराज है तो। रवि वर्मा की बात पूरी होने से पहले ही बहस में आकर वानी की माँ ने पूछा, तो क्या? रवि वर्मा ने एक सांस में गुस्से में दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। वानी की माँ को रवि वर्मा का इस तरह से बोलना अच्छा नहीं लगा, लेकिन रवि वर्मा की बात सुनकर वो मन ही मन डर गई, इसलिए उन्होंने इस समय और कुछ ना कहना ही ठीक समझा और गुस्से में रवि वर्मा को घूरते हुए अपने कमरे में चली गई। इधर वानी की माँ गुस्से में दंदनाते हुए अपने कमरे में गई तो उधर स्कूल के बाहर शिखा और मानव कार में बैठे थे। कार में एक गहरा सन्नाटा है, दोनों चुप बैठे थे। आज काफी समय बाद ऐसा हुआ है जब वो दोनों साथ में थे। दोनों के बीच की गहरी चुप्पी को तोड़ते हुए शिखा बोली, मानव मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मानव ने कार में बैठे बैठे ही बैक मिरर से ही शिखा की तरफ देखा। शिखा आगे बोली, मैंने आज तक जो भी किया उसके लिए सच में बहुत गिल्टी हूँ मैं मानव। मानव ने छोटा सा जवाब दिया, इट्स ओके शिखा। शिखा ने गंभीर आवाज में कहा, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि ये एक्सीडेंट मैंने किया है? मेरा यकीन मानो मानव, तुम्हारी कार मैंने सच में श्रद्धा को दी थी और मैंने कभी का एक्सीडेंट नहीं किया। शिखा की बात पर भी मानव चुप रहा, उसने एक शब्द भी नहीं बोला। इस पर शिखा ने संदेह भरी नजरों से मानव की तरफ देखा और पूछा, तुम्हें मुझ पर विश्वास तो है ना मानव? मानव का ध्यान स्कूल की तरफ है, फिर भी उसने शिखा से कहा, हाँ मुझे तुम पर विश्वास है। वैसे भी शिखा, गलतियां सबसे होती हैं, पर उन गलतियों से सबक लेकर खुद को बदलना एक बहुत बड़ी बात है और तुम वही कर रही हो। मानव बात जरूर शिखा से कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान अभी भी स्कूल की तरफ ही था। वो बार बार स्कूल की ओर देख रहा था। तभी परेशान होकर मानव ने कहा, यशिका को इतना समय क्यों लग रहा है? पता नहीं क्या हो रहा होगा वहाँ। इधर कार में मानव यशिका का इंतजार कर रहा था। उधर यशिका प्रिंसिपल रूम में पहुंची। प्रिंसिपल के रूम में ऑलरेडी 2-3 ट्रस्टीज बैठे हुए हैं और उनके साथ 2-3 पेरेंट्स भी हैं। जैसे ही यशिका ने प्रिंसिपल रूम में एंटर किया, सब लोग उसे घूर कर देखने लगे। यशिका को उन सबका घूरना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा। इस ओर ध्यान ना देकर उसने प्रिंसिपल से पूछा, जी प्रिंसिपल मैम बताइए, आखिर परेशानी क्या है? अगर परेशानी की वजह फीस है तो जल्दी ही स्कूल की पूरी फीस भर दी जाएगी। यशिका को बीच में ही प्रिंसिपल ने रोका और कहा, यशिका जी रिलैक्स, पहले आप थोड़ा शांत हो जाइए, बात सिर्फ फीस की ही नहीं, इससे ज्यादा है। प्रिंसिपल की बात सुनते ही यशिका चौंकी और उसने प्रिंसिपल की तरफ ध्यान से देखा। अभी वो प्रिंसिपल की तरफ देख ही रही थी कि तभी रूम में बैठे हुए ट्रस्टीज में से एक व्यक्ति बोला, अब तो आपकी कंपनी भी बिक चुकी है। तभी उन पेरेंट्स में से एक ने कहा, यही नहीं आपके पति पर भी तो यादतन एक्सीडेंट का केस चल रहा है। तभी एक ने कहा, हमारे बच्चों पर गलत असर पड़ रहा है। एक एक करके हर कोई बोल रहा है। एक ट्रस्टी ने कहा, आप समझने की कोशिश कीजिए, ये हमारे स्कूल की रेपुटेशन का सवाल है और हम किसी भी हालत में अपने स्कूल की रेपुटेशन पर आंच नहीं आने देना चाहते। यशिका ट्रस्टी की इस बात से बहुत हैरान हुई। उसने हैरान होते हुए पूछा, मेरी समझ में ये नहीं आता कि कंपनी बिकने से या मेरे पति के बैंकक्रप्ट होने से, उन पे केस चलने से स्कूल की रेपुटेशन पर क्या फर्क पड़ सकता है? मैं जब बोल रही हूँ कि बच्चों की फीस जल्दी ही दे दूंगी तो ये मेरी परेशानी है कि मैं फीस कैसे अरेंज करूंगी। यशिका की बात सुनते ही वहां बैठे हुए बच्चों के पेरेंट्स में से एक ने झिझकते हुए कहा, यशिका जी हम लोगों को लगा कि आप इशारा समझ जाएंगी, लेकिन आप शायद समझ नहीं पा रही हैं या आप समझना ही नहीं चाहती हैं। आप जरा खुद सोचिए कि आप लोगों का जो वीडियो वायरल हुआ है, अब वो वीडियो बच्चों तक पहुंच रहा है। हमारे बच्चे घर आकर उस वीडियो के बारे में पूछते हैं। यही नहीं, घर से बाहर जाने पर हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग हमसे आकर पूछते हैं कि इस वीडियो में जो लोग दिख रहे हैं क्या उनके बच्चे हमारे बच्चों के स्कूल में पढ़ते हैं। तभी एक ट्रस्टी बोला, मैडम ये शरीफों का स्कूल है, आपके हस्बैंड पर इतने इल्जाम लगे हैं। तभी उन लोगों में से एक बीच में ही बोला, अजय इल्जाम की बात तो छोड़िए, सबसे बड़ी बात हमने तो ये भी सुना है कि आपकी और मानव की शादी ही नहीं हुई है। अगर आप दोनों की शादी नहीं हुई है तो इसका मतलब है कि ये दोनों बच्चे आपकी जायज औलाद नहीं। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? यशिका चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे थे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो किसको क्या जवाब दे। अभी रूम में बैठे लोग यशिका से ये बातें बोल ही रहे थे कि तभी मानव वहां दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया और उसने ये सारी बातें सुन ली थी। अब क्या होगा मानव का अगला कदम? प्रिंसिपल के रूम में यशिका चुपचाप सबकी बातें सुन रही है। उसकी आंखों में आंसू है। उसकी समझ में नहीं आ रहा वो किसको क्या जवाब दे। प्रिंसिपल बोली, प्लीज आप लोग सब शांत हो जाइए, इस तरह से उंगलियां उठाना ठीक नहीं, प्लीज मेंटेन स्कूल डेकोरम। प्रिंसिपल की बात सुनकर उस रूम में बैठे हुए पेरेंट्स में से एक ने कहा, तभी तो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं प्रिंसिपल साहिबा। इस पर प्रिंसिपल बोली, लेकिन आप ऐसे किसी पर भी उंगलियां नहीं उठा सकते। अभी रूम में बैठे लोग यशिका से ये बातें बोल ही रहे हैं कि तभी मानव वहां दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। उसने ये सारी बातें सुन ली। उस समय यशिका हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए सब लोगों की तरफ देखकर बोल रही थी, आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। इसमें उन मासूम बच्चों का कोई दोष नहीं। आप लोगों को शिकायत हमसे है, ये हमें समझ आता है, लेकिन उन बच्चों से शिकायत क्यों? इतना बोलते हुए जैसे ही उसकी नजर दरवाजे की तरफ गई, उसने मानव को वहां खड़ा हुआ देखा। यशिका के मुंह से निकला, मानव आप? यकायक सबकी नजरें भी दरवाजे की तरफ मुड़ गई और मानव को देखकर उस रूम में बैठे सभी लोग सन्नाटे में चले गए और सबके मुंह पर ताले पड़ गए। मानव उन सब लोगों की तरफ देखता हुआ रूम के अंदर आया। यशिका की आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और यशिका के आंसू पोंछे। फिर यशिका का हाथ पकड़ लिया। यशिका ने मानव की तरफ देखा। मानव उसी की आंखों में देख रहा था। फिर मानव रूम में बैठे हुए सभी लोगों की तरफ मुखातिब होते हुए बोला, बताइए क्या कह रहे थे आप लोग मिसेस मानव बजाज से, यानी मेरी वाइफ से? आप मुझसे बात करें, मेरी पत्नी से नहीं। मानव की बात सुनकर एक ट्रस्टी बोला, मिस्टर मानव बजाज, सिर्फ बोलने से कोई पति पत्नी नहीं हो जाते, उसके लिए अग्नि के 7 फेरे लेने पड़ते हैं, कोर्ट में पेपर साइन करने पड़ते हैं, और ऐसा ना हो तो जैसा आपका ये रिश्ता है ना। मानव ने उस ट्रस्टी की बात को बीच में काटते हुए कहा, व्हाट डू यू मीन? इस पर ट्रस्टी बोला, आप नहीं समझे व्हाट आई मीन। ट्रस्टी की बात पर मानव बोला, मैं तो सब समझ रहा हूँ, लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ।
इस पर बेशर्माई से हंसते हुए उस व्यक्ति ने कहा इस तरह के रिश्तों को मिस्टर बजाज नाजायज कहा जाता है हमारे समाज में, और आपके इस रिश्ते की वजह से और जो आपका ये भद्दा सा वीडियो वायरल हो रहा है ना, उसकी वजह से इस स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स का जीना हराम हो गया है। तभी दूसरा ट्रस्टी बोला, बिल्कुल यही बात है, हम कब तक किस का मुंह बंद करते रहे। बच्चे रोज घर में आकर पूछते हैं कि अगर इन बच्चों के पेरेंट्स की शादी नहीं हुई या ये शादीशुदा नहीं है तो मॉम डैड कैसे हैं। आप ही बताइए क्या जवाब दें हम ऐसे सवालों का, या अपने बच्चों को क्या समझाएं। मानव उन लोगों की बात सुनकर गुस्से में बोला, आपको कोर्ट के पेपर चाहिए वो आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको मेरी बीवी और बच्चों पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, जब मिल जाएंगे तो आप अपने बच्चों को स्कूल भेज दीजिएगा, पर तब तक हम उनका नाम अपने स्कूल से हटा रहे हैं। मानव को उस आदमी की बात बहुत बुरी लगी। मानव ने गुस्से में उसे देखते हुए कहा, हाँ ठीक है, आपको जो करना है कीजिए। और ये कहते हुए मानव वहाँ से यशिका को लेकर बाहर निकल गया। मानव ने यशिका का हाथ कसकर पकड़ रखा था। यशिका लगातार मानव की तरफ देख रही थी। मानव ने यशिका को अपनी तरफ इस प्रकार देखते हुए पूछा, क्या देख रही हो। यशिका ने कहा, थैंक्स मानव। मानव ने यशिका से कहा, थैंक्स किस बात का यशिका। यशिका गंभीर होकर अपने आंखों की कोरों को साफ करते हुए बोली, मानव, इन लोगों की सोच बीमार है, तभी वो इस तरह का गंदा सोच रहे हैं, लेकिन इस गंदी सोच का प्रभाव हम पर तभी पड़ेगा ना जब हम उसे मन से लगाएंगे। आपने अपने ऊपर उनकी सोच को हावी नहीं होने दिया, आपने अपना गुस्सा शांत रखा, इसलिए मैंने आपको धन्यवाद कहा। मानव ने माहौल को हल्का करते हुए कहा, संगत का असर है मैडम, तुमसे ही तो सीखा है हर हाल में अपने विचारों को और मूड को कंट्रोल करना। मानव की बात सुनकर यशिका के चेहरे के हाव बता रहे थे कि वो मानव के इस रूप को देखकर कितनी खुश है। इधर मानव यशिका को लेकर स्कूल से बाहर निकला तो इसी बीच उधर हर्ष वानी से मिलकर अपने घर पहुंचा। हर्ष का घर एक साधारण सी लोकेलिटी की एक छोटी सी सोसाइटी में 1 BHK का छोटा सा फ्लैट है, जहां उसकी माँ और एक बहन रहती है। जब हर्ष घर पहुंचा तो उसकी माँ और बहन वही कॉमन रूम में बैठे हैं। हर्ष घर पहुंचकर अपनी बहन से बोला, ले तेरे लिए गिफ्ट लाया हूँ। हर्ष की माँ ने हर्ष से पूछा, क्या हुआ, जो काम सोचा था वो हुआ कि नहीं। अपनी माँ की बात सुनकर हर्ष बोला, जाल बिछा दिया है, अब मछली के जाल में फंसने का इंतजार करना है। हर्ष की माँ ने खुश होकर पूछा, अच्छा क्या किया ऐसा तुमने। तब हर्ष ने बताया, जब वानी वहाँ से बाहर निकलकर टैक्सी देख रही थी तो मैंने वानी को गाड़ी का ऑफर दिया था, और उस समय पोर्टिको के नीचे खड़ी एक बड़ी कार की तरफ इशारा करते हुए कहा था, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इसे देखकर वानी बहुत इंप्रेस हो गई। वानी को लगा कि ये बड़ी कार मेरी है। उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि वो इतनी बड़ी गाड़ी देखकर कितनी खुश है। हर्ष की बहन जो अपनी माँ और भाई की बात सुन रही थी बोली, भैया मुझे तो लगता है आप गलत मछली पर निशाना लगा रहे हो, वो मानव बजाज के रिश्तेदार हैं। फिर तो इस पर हर्ष ने पूछा, तो क्या। हर्ष की बहन बोली, भाई थोड़ा दिमाग से काम लो, समझो मैं क्या बोल रही हूँ। अरे वो खुद कोई बहुत बड़ी पैसे वाली नहीं है मिस्टर बजाज की तरह, I mean, वो खुद कोई बजाज नहीं है। और दूसरी बात, अब तो मानव की कंपनी भी डूब चुकी है, सारे न्यूज चैनल्स में है इस बात के चर्चे। हर्ष अपनी बहन से बोला, तो इन सब बातों से क्या फर्क पड़ता है। इतना सुनते ही हर्ष की बहन ने कहा, फर्क क्यों नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है भाई, कहीं ऐसा ना हो कि आप धोखे में रह जाओ। हर्ष अपनी बहन की बात सुनकर थोड़ा इरिटेटिंग आवाज में बोला, कुछ भी ऐसा नहीं लगता तुझे कि तू अपने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल कर रही है। इस पर हर्ष की बहन ने कहा, भाई कहीं ऐसा ना हो पता चला इनसे कुछ मिलने की बजाय हम ही को इन्हें देना पड़ जाए और आप अपने हाथ मलते रह जाओ, बाद में पछताने से अच्छा है कि आप अभी इस बात के लिए सचेत हो जाओ। अपनी बहन की बात सुनकर हर्ष जोर से हंसा और ओवर कॉन्फिडेंटली बोला, कितनी भोली है मेरी बहन, तुम्हें पता नहीं कि भागते भूत की लंगोट भी भली होती है। मानव की कंपनी भले ही बर्बाद हो गई हो, फिर भी वो बड़ी आसामी है, वो जेब भी झाड़ेगा ना तब भी उसमें से करोड़ों झड़ जाएंगे। ये सुनकर उसकी बहन ने मुंह बनाया। इतना सुनते ही हर्ष की बहन ने कहा, भैया ये आप नहीं, आपका ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहा है। लेकिन अपनी बहन की बात को इग्नोर करते हुए हर्ष अंदर रूम में आकर सोचने लगा कि कैसे उसने वानी की आंखों पर अपनी रईसी का जाल फेंका है। हर्ष मन ही मन खुश होने लगा। इधर हर्ष अपनी माँ और बहन से अपने 1 BHK फ्लैट पर बात कर रहा है तो उधर मानव और यशिका स्कूल से निकलने के बाद कार में बैठे। कार में बैठकर मानव ने यशिका को पानी की बोतल देते हुए कहा, खुद को संभालो यशिका, जिंदगी में बहुत से चैलेंजेस आते हैं, लेकिन उनसे घबराकर हम भाग नहीं सकते। आज जो लोग इतना बोल रहे हैं कल यही लोग सबके मुंह पर ताले पड़ जाएंगे। यशिका ने मानव की तरफ देखकर एक फीकी सी स्माइल पास की, पानी पीकर बोतल साइड में रखी और मानव की तरफ देखकर बोली, चलिए। मानव ने जैसे ही कार स्टार्ट की, शिखा ने मानव से कहा, तुम लोग मुझे बस यही ड्रॉप कर दो, यहाँ से मैं खुद ऑटो से हॉस्पिटल चली जाऊंगी। शिखा की बात सुनकर यशिका ने कहा, नहीं तुम्हें इस तरह से जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं और मानव तुम्हें हॉस्पिटल ड्रॉप कर देंगे। यशिका की बात पर मानव ने कार हॉस्पिटल की तरफ मोड़ ली और वहाँ पर शिखा को ड्रॉप किया और उसके बाद घर चले गए। मानव और यशिका कार से शिखा को हॉस्पिटल ड्रॉप कर घर पहुंच गए। घर के दरवाजे पर कदम रखते ही मानव और यशिका को महसूस हुआ कि एकदम सन्नाटा है और बच्चे भी उदास बैठे हैं। मानव और यशिका को देखकर बच्चों ने स्माइल पास की और भागकर उन लोगों से लिपट गए। मानव ने बच्चों से कहा, क्या हुआ, बोर हो रहे थे बच्चों, चलो अब तुम्हारे पापा आ गए हैं, आओ रूम में मस्ती करते हैं। और ये कहते हुए मानव बच्चों को अपने साथ रूम में ले गया। रूम में ले जाकर उसने बच्चों से कहा, आप लोग यहाँ बैठकर गेम खेलो, मैं चेंज करने के बाद थोड़ा सा अपना काम कर लूं, फिर आपके साथ खेलूंगा। दोनों बच्चों ने कहा, ओके पापा। मानव ने बाथरूम में जाकर कपड़े चेंज किए और वापस रूम में आकर अपना लैपटॉप खोलकर बैठ गया। लैपटॉप पर तभी उसका हाथ गलती से पिक्चर फोल्डर में चला गया जहाँ उसकी बहुत सी यादें कैद थी। मानव उन तस्वीरों को ध्यान से देखने लगा जब वो शिमला किसी काम से गया था, जहाँ बर्फ के बड़े पहाड़ थे, या जब वो जैसलमेर गया तो रेत भरे छोटे छोटे टीले। मानव मन ही मन बोला, कितने मस्ती भरे दिन थे वो, जब मनाली की खूबसूरत वादियों में या गोवा के समुद्र तट पर मैं एंजॉय करता था, और आज सब कुछ ठहर सा गया है। अभी मानव अपनी यादों में खोया हुआ ही था कि तभी आर्यन ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, पापा आप गेम खेलोगे। इतना सुनते ही मानव मुस्कुराकर दोनों बच्चों के सिर पर हाथ फेरने लगा। मानव जब बच्चों को लेकर अपने रूम में गया था तब यशिका ने लिविंग एरिया में बैठे हुए रवि वर्मा की तरफ देखते हुए इशारे से पूछा, क्या हुआ पापा, सब ठीक।
रवि वर्मा यशिका को देखकर इशारे से बोले, रुको अभी आता हूँ। और फिर रवि वर्मा यशिका के पास जाकर धीरे से बोले, आओ मेरे साथ। रवि वर्मा यशिका को अपने साथ टेरेस पर ले गए और वहां जाकर बताया, नहीं बेटी कुछ भी सही नहीं है, जब तुम घर पर नहीं थी तो। और वो लोग चले गए। फिर अब गुस्से में अपने रूम में है। रवि वर्मा ने पूरी बात यशिका को बताई और बोले, अब तुम ही बताओ यशिका, अगर घर के लोग भी इस तरह से तमाशा करेंगे तो कैसे काम चलेगा? कम से कम तुम्हारी मम्मी को तो इस तरह से नहीं करना चाहिए था। यशिका ने गौर से अपने पापा की बात सुनी और बोली, आपकी बात सही है पापा, इस सारे झगड़े की जड़ हम लोग है ना, तो आप परेशान मत होइए, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द यहाँ से जाने की। यशिका की बात सुनकर रवि वर्मा बोले, कैसी बात कर रही हो तुम बेटी? यशिका ने उनकी तरफ देखा और उनके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, पापा आप फिक्र मत करिए, हम जल्दी ही कहीं शिफ्ट हो जाएंगे। रोज रोज के झगड़ों से अच्छा है शांति रहे, इसलिए घर की शांति के लिए हमारा यहाँ से जाना ही सही है। रवि वर्मा यशिका की बात सुनकर दुखी हो गए और उन्होंने भरे हुए मन से हामी में सिर हिलाया और यशिका के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, भगवान तुम्हारी सारी परेशानियों को जल्दी से दूर करे। रवि वर्मा की बात सुनकर यशिका ने अपने पापा की तरफ देखते हुए कहा, एक बात और पापा। रवि वर्मा ने हैरानी से यशिका की तरफ देखा। इस पर यशिका बोली, प्लीज इस बारे में आप मानव से कुछ मत कहिएगा। रवि वर्मा ने यशिका की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाया और यशिका के साथ वापस नीचे आ गए और दोनों अपने अपने रूम में चले गए। यशिका के रूम में मानव और बच्चे बैठे हुए हैं। यशिका को देखते ही बच्चे बोले, मम्मा क्या कर रही थी आप? यशिका ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, 2 मिनट नानू से बात करने लगी थी। इस पर शुभम ने कहा, मम्मा हम कब से स्कूल जाएंगे? शुभम की बात सुनते ही मानव और यशिका चौंके। वो कुछ बोलते उससे पहले ही आर्यन ने कहा, हाँ मम्मा अब हम कब स्कूल जाएंगे? यशिका ने खुद को सैयद करते हुए कहा, बच्चों अभी बस थोड़े दिनों की बात है। ये बात सुनकर आर्यन बोला, मम्मा अब तो बहुत दिन हो गए, घर में मन नहीं लगता। आर्यन की बात का समर्थन करते हुए शुभम ने कहा, हाँ मम्मा ऐसे कितने दिनों के लिए स्कूल बंद है, हमें अपने दोस्तों से मिलना है। मानव ने दोनों बच्चों को समझाने की कोशिश की और बोला, बच्चा लोग यूं परेशान नहीं होते, आप लोग जल्दी ही अपने स्कूल जाओगे, जल्दी ही अपने दोस्तों से मिलोगे, बस थोड़ा सा इंतजार कर लो। लेकिन बच्चों को तो स्कूल जाना है और वो बार बार यशिका और मानव से जिद कर रहे हैं। मानव और यशिका के पास बच्चों को देने के लिए कोई जवाब नहीं। वो दोनों परेशान होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी मानव झल्लाहट में दोनों बच्चों को हल्की सी डांट लगाते हुए बोला, बस करो तुम दोनों, चुपचाप बैठ जाओ, बहुत देर हो गई जिद करते हुए। मैं इतनी देर से समझा रहा हूँ, समझने का नाम ही नहीं ले रहे। अब किसी ने एक बार भी ज्यादा जिद की तो मैं उसे कमरे में बंद कर दूंगा। बच्चों ने मानव को पहली बार इस तरह से गुस्सा करते हुए देखा था। मानव की डांट सुनकर दोनों बच्चे रोने लगे। कैसे मनाएंगे मानव और यशिका बच्चों को? मानव और यशिका स्कूल से वापस घर आ चुके थे, लेकिन उन्होंने घर में बच्चों को स्कूल में हुए हंगामे के बारे में कुछ नहीं बताया था। मगर उनके घर आने के बाद बच्चे बार बार मानव और यशिका से स्कूल जाने की जिद करने लगे। तो पहले परेशान होकर मानव ने डांटा, फिर खुद के गुस्से पर काबू करते हुए मानव ने उन्हें समझाने की दोबारा कोशिश की और कहा, देखो बच्चों इतनी जिद करना अच्छी बात नहीं, अभी आपके स्कूल की छुट्टी चल रही है और जब स्कूल खुलेंगे तो हम आपको खुद स्कूल भेज देंगे। मानव की बात सुनकर दोनों बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर आर्यन ने मानव की तरफ देखते हुए बोला, नहीं आप हमसे झूठ बोल रहे हैं, सब बच्चे रोज स्कूल जाते हैं, मैंने खुद देखा है, फिर हम क्यों नहीं जाते स्कूल? आर्यन का साथ देते हुए शुभम ने भी कहा, हाँ आर्यन सही कह रहा है, बच्चे रोज स्कूल जाते हैं और हम उन्हें रोज जाता हुआ देखते हैं, आप सच सच बताओ हम स्कूल क्यों नहीं जा रहे? इसी बीच जब बच्चे मानव से जिद कर रहे हैं तभी वानी की माँ मानव के रूम में आई और बोली, क्यों नहीं बता रहे तुम बच्चों को कि ये दोनों स्कूल तुम लोगों की वजह से नहीं जा पा रहे हैं? वानी की माँ को अचानक इस तरह से अपने कमरे में देखकर मानव को बड़ा अटपटा लगा और एकदम उनकी बात काटते हुए बीच में ही बोला, मैं बच्चों को बता तो रहा हूँ जो सही बात है। इस पर वानी की माँ मानव की हालत पर मुस्कुराते हुए बोली, सही बताओगे कैसे? तुम लोगों की इतनी बदनामी जो हो रही है, मुझे तो शक है कि कहीं इन बच्चों को स्कूल से तो नहीं निकाल दिया गया। अभी वानी की माँ ये सब बोल ही रही थी कि उनकी आवाज सुनकर रवि वर्मा भी फौरन मानव के रूम में आ गए और ये सुनते ही रवि वर्मा ने अपनी पत्नी को टोका, तुम्हें अभी ही समझाया था, फिर भी अनाप शनाप बके जा रही हो। अपने पति की बात सुनकर मुंह बनाते हुए वानी की माँ बोली, मैं आज चुप नहीं रहूंगी, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, आज मुझे बोलने दो जी आप। इनकी बदनामी के कारण आज मेरी बेटी का एक अच्छा भला रिश्ता होने से रह गया, कब तक चलेगा ये सब? रवि वर्मा ने एक बार फिर से अपनी पत्नी को चुप कराने की कोशिश की, इसलिए आगे बढ़कर वानी की माँ का हाथ पकड़कर बोले, चलो यहाँ से बस करो। लेकिन वानी की माँ ने उनका हाथ छुड़ाकर यशिका और मानव की तरफ घूमकर कहा, तुम लोग मुझे बताओ कि वो वीडियो अभी तक इंटरनेट पर क्या कर रहा है? अब तक एक वीडियो नहीं हटा पाए, अब या तो तुम लोग यहाँ रहोगे या हम। यशिका ने अपनी माँ को चुप कराने के लिए हाथ जोड़कर कहा, भगवान के लिए माँ आप शांत हो जाइए, हम इस वीडियो का कुछ करते हैं। लेकिन यशिका की बात को अनदेखा कर वानी की माँ गुस्से में बोली, जब माँ बाप ही ऐसे हो तो बड़े होकर बच्चों का क्या होगा कभी सोचा है किसी ने? मानव जो इतनी देर से वानी की माँ के लिहाज में चुप खड़ा उनकी बात सुन रहा था, इस बार उनका ये ताना बर्दाश्त नहीं कर पाया और बोला, बस कीजिए, बहुत हुआ, हम कुछ बोल नहीं रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहती जाएं। इस पर वानी की माँ गुस्से में तमतमाते हुए बोली, गलत भी तो नहीं कुछ बोला जो इतना बुरा लग रहा है, ये तो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वानी की माँ की बात सुनकर मानव ने अपने गुस्से पर काबू रखते हुए कहा, आप घर की बड़ी हैं, आपको शोभा नहीं देगा इस तरह से बात करना। हम लोग आपको अपना समझते थे इसलिए आए हैं यहाँ पर, हम इस समय परेशानी में हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने कुछ गलत किया है। कम से कम आप हमारे बच्चों के सामने इस तरह से मत बोलिए, मैं किसी को भी इस तरह की बातें बच्चों के सामने नहीं करने दूंगा। इतना बोलने के बाद मानव यशिका की तरफ मुड़ा और यशिका से कहा, सामान बांधो, हम यहाँ से अभी निकलेंगे। रवि वर्मा जो वहीं पर खड़े थे सिचुएशन को कंट्रोल से बाहर होता हुआ देख बोले, इस घर का बड़ा मैं हूँ और यहाँ का फैसला मैं लूंगा, ये घर जितना मेरा है उतना ही मेरे बच्चों का है और ये बात मैं पहले भी वानी की माँ को क्लियर कर चुका हूँ, तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे,
जिसे मेरे इस फैसले से समस्या है वो ये घर छोड़कर जा सकता है। रवि वर्मा की बात सुनकर वानी की माँ को बहुत बुरा लगा, जिससे वो और भड़क गई। गुस्से में रवि वर्मा को घूरते हुए वो अपने रूम में पैर पटकते हुए चली गई। वानी की माँ के अपने कमरे में जाने के बाद रवि वर्मा ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर मानव से कहा, बेटा मैं वानी की माँ की तरफ से माफी मांगता हूँ, हमें माफ कर दो। मुझे बहुत दुख है कि तुम्हें ये सब सुनना पड़ा। प्लीज तुम दोनों कहीं मत जाओ। इतना बोलते हुए रवि वर्मा की आंखों में आंसू आ गए। मानव आगे बढ़ा और उन्हें गले लगाते हुए बोला, कैसी बात कर रहे हैं आप पापा, बड़ों की बात का बच्चों को बुरा नहीं लगता। मानव की बात सुनकर रवि वर्मा आगे कुछ नहीं कह पाए और वो भरे हुए मन से अपना सिर झुकाकर अपने कमरे में चले गए। जाने से पहले उन्होंने दोनों छोटे बच्चे जो ये सारा तमाशा देख रहे थे उन दोनों के सिर पर हाथ फेरा। यशिका और मानव दुखी मन से अपने रूम में बैठे हैं। यशिका को मानव से नजरें मिलाने में झिझक हो रही है, क्योंकि यशिका को वानी की माँ से मानव के प्रति इस रवैये की उम्मीद नहीं थी। वो मानव से कुछ कहना चाह रही है, लेकिन झिझक के मारे कुछ कह नहीं पा रही। इसी उहापों में पूरा दिन निकल गया। यशिका और मानव अभी अपने कमरे में ही हैं और सुबह हुए हंगामे के बाद उनके कमरे में एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ है। बच्चे भी अब रोकर सो चुके। आखिर हिम्मत कर इस गहरे सन्नाटे को तोड़ते हुए यशिका ने मानव से कहा, मानव आज तक जो भी बातें हुई हैं उसमें बच्चों का क्या दोष, लेकिन हमारी वजह से हमारे बच्चों को कितना सफर करना पड़ रहा है। मेरा मन बहुत दुखी है, आज इन मासूमों ने एक दाना भी नहीं खाया। इतना बोलते बोलते यशिका रोने लगी। उसने रोते रोते आगे कहा, कितना असर हो रहा होगा उन पर इन सब चीजों का, इन सब बातों का। मानव यशिका की बात सुनकर उसे चुप कराते हुए बोला, यशिका परेशान मत हो, मैंने पहले भी कहा है मुश्किल वक्त आता जल्दी है पर जाने में समय लगता है, सब सही होगा। मानव की बात सुनकर सुबकते हुए यशिका ने कहा, तुम ही बताओ मानव, कैसे परेशान नहीं हो, कब तक हम अपने बच्चों को घर में रखेंगे, उनकी पढ़ाई का कितना नुकसान हो रहा है। यशिका की बात का जवाब देते हुए मानव ने कहा, मैं कोर्ट की डेट लेता हूँ। यशिका हैरानी के साथ मानव की तरफ देखते हुए बोली, कोर्ट की डेट किसके लिए? मानव बोला, अरे ध्यान नहीं है क्या तुम्हें, हमें अपनी शादी कोर्ट में रजिस्टर करानी है, इसलिए हमारी शादी के लिए, और वीडियो का भी कुछ करता हूँ, और ज्यादा होगा तो बच्चों को किसी और स्कूल में डाल देंगे। अभी मानव और यशिका बच्चों के भविष्य की चिंता करते हुए बातें कर ही रहे थे कि यशिका के मोबाइल की घंटी बजी। यशिका ने मोबाइल चेक किया और बोली, शिखा की कॉल। इतना कहते हुए यशिका ने कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ से शिखा की आवाज आई, यशिका। यशिका ने जवाब दिया, हाँ शिखा कहो, कैसे कॉल किया? शिखा बोली, यशिका मैंने ये बताने के लिए कॉल किया है कि कल कोर्ट की डेट मिली है और परमिशन के लिए 12 बजे सुनवाई है, तुम लोग आओगे क्या? शिखा की बात सुनकर यशिका ने कहा, हाँ मैं आऊंगी, और फोन कट हो गया। जिस समय शिखा यशिका से फोन पर बात कर रही थी उसी दौरान वानी अपनी माँ के कमरे में गई। वानी ने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की और बोली, माँ क्यों आप फालतू के लफड़े में पड़ रही हो, छोड़ो ना उन लोगों को उनके हाल पर, आपको क्या जरूरत थी इतना ज्यादा हंगामा खड़ा करने की, जबकि आप जानती हो कि आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं, पापा वही करेंगे जो उन्हें सही लगेगा। चलो उठो कुछ खाओ, आपने देखो सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। इतना कहते ही वानी ने खाने की थाली माँ के आगे रख दी। वानी की बात पर उसकी माँ ने कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, और मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया जो तू भी मुझे समझाने चली आई, मैं तो तेरे भले के लिए ही सबसे लड़ रही हूँ। वानी ने प्यार से माँ की तरफ देखा और उन्हें समझाने के उद्देश्य से कहा, मैं जानती हूँ कि आप मेरे लिए चिंता कर रही हो, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, उस शोर से फायदा ही क्या जो किसी के कानों पर जूं तक करेंगे। आप ही बताओ, पापा ने आपका साथ दिया? वानी की बात सुनकर उसकी माँ झूठे आंसू बहाते हुए बोली, अरे साथ की बात छोड़, उन्होंने तो, तुझे नहीं पता तेरे पापा ने मुझसे क्या कहा। माँ की बात पर वानी ने दोबारा से कहा, वैसे तो मुझे मालूम है उन्होंने क्या कहा होगा, फिर भी चलो आप अपने मुंह से बता दो, हालांकि होने वाला कुछ नहीं। बेटी की बात पर वानी की माँ बोली, उन्होंने मुझे इस घर से जाने को कह दिया, तू मुझे खाना खाने को कह रही है, मैं तो अब कुछ नहीं खाने वाली, मैं भूखी ही रहूंगी। माँ की बात सुनकर वानी थोड़ा इरिटेट हो गई, इसलिए चिड़चिड़ाते हुए कहा, ये क्या किसी समस्या का सोल्यूशन है, कब तक भूखा रह पाओगी? वानी की बात सुनकर उसकी माँ ने कहा, मैं अब भूखी ही रहूंगी, और अब जाना ही है तो मेरी अर्थी ही जाएगी इस घर से। वानी दुखी होकर समझाते हुए बोली, कैसी बातें कर रही हो आप, कुछ ख्याल नहीं है, अपना कुछ तो ख्याल रखो प्लीज, मेरी खातिर खा लो, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। लेकिन वानी की माँ गुस्से में भरी हुई थी, इसलिए उसने वानी को खाने से साफ मना कर दिया। अभी वानी अपनी माँ से मिन्नतें कर ही रही थी कि तभी रवि वर्मा उस रूम में आए और वानी के हाथ से प्लेट ले ली। इशारे से वानी को वहां से जाने के लिए कहा। वानी ने एक बार अपनी माँ की तरफ देखा और फिर वो अपने रूम में चली गई। थाली में से निवाला तोड़ते हुए अपनी पत्नी की तरफ देखकर रवि वर्मा प्यार से समझाते हुए बोले, गुस्सा छोड़ो भाग्यवान, खाना खा लो, देखो तुम्हारी सेहत के लिए इतना गुस्सा ठीक नहीं। अपने पति की बात पर तुनक कर रवि वर्मा की पत्नी बोली, अब क्यों आए हो यहाँ पर, तुमने तो बड़ी आसानी से कह दिया घर छोड़कर चली जा, तुम्हें जियो या मरूं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, जाओ मुझे नहीं खाना। रवि वर्मा अपनी पत्नी की आंखों में झांकते हुए बोले, देखो ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें जाने को बोल रहा हूँ, पर तुमने भी कभी किसी का लिहाज नहीं किया, जो मुंह में आया बोल देती हो। यशिका और मानव तुम्हारे भी तो बेटी दामाद हैं, अच्छा लगेगा अगर वो दर दर की ठोकरें खाएंगे या भटकते रहेंगे? उनका ये घर होते हुए भी हम उनको यहाँ से जाने के लिए बोल दें? और जो लोग हमसे आज इनकी वजह से रिश्ता नहीं जोड़ रहे हैं ना, वही लोग कल सब ठीक होगा तो फिर से रिश्ता जोड़ने आएंगे। इतना बोलकर रवि वर्मा कुछ देर के लिए चुप हो गए और अपनी पत्नी के चेहरे पर आते भावों को पढ़ने की कोशिश करने लगे। अपनी पत्नी के गुस्से भरे चेहरे को अपने हाथों से अपनी तरफ करते हुए बोले, ऐसे लालची लोगों के यहाँ तुम अपनी बेटी को भेजना चाहती हो? गुस्सा छोड़ दो, लो खाना खाओ। और फिर प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। इधर अपने कमरे में जब रवि वर्मा अपनी पत्नी को खाना खिला रहे थे, तभी इसी बीच वानी के मोबाइल की घंटी बजी। इस समय वानी अपने कमरे में ही थी। उसने लपक कर अपना मोबाइल उठाया और मन ही मन बोली, हर्ष की कॉल इस समय। वानी ने जैसे ही कॉल रिसीव की, दूसरी तरफ से हर्ष की आवाज आई, हाय वानी कैसी हो, तुमसे मिलकर तो यार मैं तुम्हें भुला ही नहीं पा रहा हूँ। हर्ष की बात सुनकर वानी को हंसी आ गई और वो हंसते हुए बोली,
जाने दो हर्ष, टांग मत खींचो। ऐसा भी क्या? इस पर हर्ष बोला, नहीं नहीं सच में, मेरा मन तो वही रह गया जहाँ मैं तुमसे मिला था। यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं अपने कॉलेज टाइम की सबसे सुंदर लड़की से आज मिलकर आ रहा हूँ। हर्ष की बात सुनकर वानी शर्मा गई और उसने झिझक भरी आवाज में कहा, और सुनाओ हर्ष, इस समय कैसे याद किया? इस पर हर्ष ने मस्खरी आवाज में कहा, क्यों, क्या मैं तुम्हें याद भी नहीं कर सकता? अरे मैडम, याद करने पर कोई टैक्स थोड़ी ना लगता है। फिर हर्ष जोर से हंसा। हर्ष की बात पर वानी ने जवाब दिया, अब मेरा मतलब है इस समय कैसे याद किया, कोई खास बात? वानी की बात पर हर्ष बोला, नहीं नहीं, उस समय हमारी बात अधूरी रह गई थी। मैं तुमसे कैफे में पूछना चाह रहा था लेकिन पूछ नहीं पाया। मैं दरअसल तुमसे तुम्हारे जीजा मानव बजाज के लिए पूछना चाहता था। हर्ष की बात सुनकर वानी मुंह बनाते हुए बोली, उनके लिए क्या पूछना हर्ष, उनके पास अब कुछ नहीं रहा, वो बर्बाद हो चुके हैं, भिखारियों की तरह वो हमारे घर पर पड़े हैं। वानी की बात से उसके मन की कड़वाहट साफ झलक रही थी। वानी की बात सुनकर मन ही मन खुश होते हुए हर्ष ने कहा, लगता है तुम्हारे मानव जीजू शायद काफी परेशानी में है, पर मैं उन्हें एक ऐसे इंसान से मिलवा सकता हूँ जो शायद उन्हें एक बड़ा लोन दे दे और उनकी ये मुसीबत टल जाए। सुनते ही वानी बोली, ओ हर्ष कम ऑन, डोंट बी सिली। हर्ष ने नासमझ बनने का नाटक करते हुए कहा, क्यों, इसमें बुराई क्या है? अभी तो तुम कह रही हो कि तुम उनकी वजह से परेशान हो, तो तुम चाहो तो मुझे उनसे मिलवा दो, उन्हें पैसे मिल जाएंगे। इस पर वानी ने कहा, फिर क्या होगा हर्ष? हर्ष बोला, पैसे मिलने से बहुत सी समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी वानी, इन सब समस्याओं का वही एक हल है। देखो ना, पैसे मिलने से वो अपना कर्ज चुका पाएंगे और फिर वापस अपनी जिंदगी में खुश हो जाएंगे और तुम लोग भी चैन से रह पाओगे। सोचो, अगर वो यहाँ से चले जाएंगे तो? क्यों हर्ष मानव और यशिका की जिंदगी में घुसना चाहता है? हर्ष ने वानी को अपनी बातों में लेने की कोशिश की और उसे बार बार समझाना चाहा। देखो वानी, मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हारा दोस्त और तुम्हारा वेल विशर दोनों ही हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम किसी भी प्रकार के स्ट्रेस से दूर रहो, इसलिए मैं तुम्हारे सामने ये प्रपोजल रख रहा हूँ। हर्ष की बात सुनकर वानी ने कहा, पता नहीं हर्ष, मानव इस बात के लिए मानेगा कि नहीं, मैं नहीं जानती। वानी की बात पर हर्ष बोला, ओहो वानी, इतना भी क्या सोचना, कोशिश तो करो, बाकी मैं सब संभालूंगा। बिना बात करे तुम ये कैसे कह सकती हो कि मानव बात नहीं मानेगा? हर्ष के बोलने के बाद कुछ सेकंड की चुप्पी छाई रही। फिर वानी ने हर्ष से कहा, ठीक है हर्ष, मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं जरा सोच लूं, चलो फिर बात करते हैं इस बारे में। कहते हुए वानी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। इधर वानी ने कॉल डिस्कनेक्ट की, उधर हर्ष ने किसी और को फोन मिलाया और दूसरी तरफ से आवाज आने पर उस व्यक्ति से कहा, भाई आपने मुझे जिस काम के लिए बोला था वो हो गया। दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या पक्का काम हो गया? उस व्यक्ति का जवाब देते हुए हर्ष ने बोला, भाई मैंने दाना तो डाल दिया है। इस पर उस व्यक्ति ने पूछा, कितना समय लगेगा? हर्ष ने कहा, भाई मुझे पूरी उम्मीद है काम होगा, लेकिन कितना समय लगेगा ये नहीं कह सकता। हालांकि मेरा मन कहता है कि बहुत जल्दी ही मछली हमारे जाल में फंसेगी और आपका प्लान कामयाब हो जाएगा। दूसरी तरफ से उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है देखते हैं, और कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। कॉल के डिस्कनेक्ट होने के बाद हर्ष मन ही मन बोला, मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, मछली को तो जाल में आना ही पड़ेगा, ऐसे खाली जाल तो मैं नहीं जाने दूंगा। फिर वो हंस पड़ा। इधर जैसे जैसे रात बीती तो अगली सुबह रवि वर्मा के घर पर अपने रूम में मानव यशिका को जल्दी तैयार होते हुए देखकर बोला, कहीं जा रही हो यशिका? यशिका ने मानव की तरफ देखा, धीमी आवाज में बोली, हाँ मानव। मानव ने पूछा, कहाँ? इस पर यशिका ने जवाब दिया, मानव शायद तुमने ध्यान नहीं किया, कल शाम को शिखा का कॉल आया था, वो कोर्ट चलने के लिए पूछ रही थी, तो मैंने उसके साथ कोर्ट जाने के लिए हाँ कह दी थी, इसलिए मैं इस समय शिखा के साथ कोर्ट जा रही हूँ और बच्चों को भी साथ में लेकर जा रही हूँ। पहले बच्चों को हॉस्पिटल बुआ जी के पास छोड़ दूंगी। इस बात पर मानव ने यशिका से पूछा, बच्चों को क्यों साथ लेकर जा रही हो? यशिका ने मानव की बात का जवाब देते हुए कहा, ताकि बच्चे थोड़ा शांति से रहें, वहाँ प्ले एरिया भी है, इसलिए उनका मन भी लग जाएगा और थोड़ा उन्हें चेंज भी मिल जाएगा। ये सुनकर मानव ने कहा, ओके यशिका ठीक है, तो तुम कोर्ट चली जाओ, मेरी भी कुछ इन्वेस्टर से मीटिंग है। मानव की बात सुनकर यशिका ने मानव की तरफ ध्यान से देखा और संशय भरी आवाज में पूछा, मानव सब ठीक तो है ना? यशिका की बात सुनकर मानव यशिका के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, हाँ यशिका चिंता मत करो, देखो अगर उनके साथ कुछ बात बन जाए तो शायद थोड़ी सी समस्या ठीक हो जाए। मानव की बात सुनकर यशिका ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके मानव, ऑल द बेस्ट, भगवान करे कि तुम्हें इन्वेस्टर से बातचीत करने में कामयाबी मिले। मैं भी चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी हम इन समस्याओं से बाहर निकले। अभी यशिका मानव से बोल ही रही थी कि तभी रूम के डोर पर किसी ने नॉक किया। मानव और यशिका ने चौंक कर पहले एक दूसरे की तरफ देखा, फिर डोर की तरफ। सामने वानी खड़ी थी। वानी को देखकर यशिका ने वानी को अंदर आने के लिए बोला, वहाँ क्यों खड़ी हो वानी, अंदर आओ। रूम के अंदर आने पर वानी ने मानव की तरफ देखते हुए कहा, कल घर में कुछ ज्यादा ही बहस हो गई, मुझे इस बात का अफसोस है, मैं बाद में बहुत देर तक सोचती रही, शायद वो सब नहीं होना चाहिए था, मैं अपनी और माँ की तरफ से माफी मांगने आई हूँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। वानी की बात पर मानव और यशिका एक साथ बोले, इट्स ओके वानी, डोंट फील सॉरी। वानी दोनों की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराई और बोली, लगता है मैं गलत वक्त पर आ गई, तुम लोग शायद कहीं जा रहे हो। मानव कुछ कहता उससे पहले ही यशिका ने कहा, नहीं वानी ऐसी कोई बात नहीं, हम बस दादाजी के पास हॉस्पिटल जा रहे हैं। वानी लंबी सांस लेते हुए बोली, ओह ओके। इतना बोलते हुए वानी वापस अपने रूम में जाने के लिए मुड़ी और कुछ सोचते हुए एक बार फिर यशिका और मानव की तरफ पलटकर बोली, ठीक है, तुम लोग जब वापस आ जाओगे तो बैठकर बात हो जाएगी। वानी की बात सुनकर मानव ने वानी की तरफ देखते हुए पूछा, कैसी बात वानी? इस पर वानी ने हिचकिचाते हुए कहा, दरअसल मैं तुम लोगों से एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। यशिका ने कहा, हाँ प्लीज बताओ ना। वानी बोली, नहीं तुम लोग पहले अपना काम कराओ फिर बात हो जाएगी। इस पर यशिका ने कहा, ऐसी कोई जल्दी नहीं वानी, तुम अपनी बात कह सकती हो। यशिका की बात सुनकर वानी बोली, मेरा एक कॉलेज फ्रेंड है हर्ष, काफी अच्छा लड़का है, इनफैक्ट कॉलेज टाइम में उसने मेरी बहुत मदद भी की है, मुझे बड़ी समस्या से भी निकाला है, कल हम काफी समय बाद मिले थे, वो तुम लोगों के विषय में जानता है, मेरे पास उसका कॉल आया था, वो तुम्हारी मदद करना चाहता है। मदद वाली बात सुनकर मानव ने हैरानी से यशिका की तरफ देखा और फिर वानी से पूछा, कैसी मदद वानी? मानव की बात का जवाब देते हुए वानी बोली,
मानव मैं ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन हर्ष बता रहा था कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को जानता है जो तुम्हें हेल्प दे पाए। यशिका को वानी की बात थोड़ा खटकी। वो इतनी देर से वानी की बात बड़े गौर से सुन रही थी, इसलिए वो बीच में ही बोली, कैसी हेल्प वानी? वानी ने मानव की फेस एक्सप्रेशन पढ़ने की कोशिश की, फिर यशिका की बात का जवाब देते हुए कहा, फाइनेंशियली, अगर आपको ठीक लगे तो। वानी की बात सुनकर मानव ने वानी की तरफ देखकर गंभीर आवाज में कहा, वानी अभी ऐसी कोई जरूरत नहीं है, अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं तुम्हें जरूर बोलूंगा। एनीवेज थैंक्स, तुम परेशान मत हो। अच्छा तो हम चलते हैं। और इतना कहकर फिर वो लोग घर से निकल गए। वानी को मानव का जवाब अटपटा सा लगा। उसने मुंह बनाया। वानी मन ही मन बुदबुदाते हुए बोली, लकड़ी जल गई पर बल नहीं गया। जानी कितनी ईगो है। मैंने बेकार में ही हर्ष की बातों में आकर इन लोगों से बात की। मेरी तो अकल पर ताले पड़ गए थे, पहले ही मैं जानती थी इन लोगों को अच्छी तरह से। ये बुदबुदाते हुए फिर वानी अपने रूम में वापस आ गई। इधर मानव और यशिका घर से निकले और उधर वानी के मोबाइल की घंटी बजी। वानी ने परेशानी भरी आवाज में कॉल रिसीव करके बोला, हाँ हर्ष कहो। वानी की आवाज सुनकर अंदाजा लगाते हुए हर्ष ने पूछा, हाय वानी, क्या हुआ, इतना लो क्यों साउंड कर रही हो? हर्ष की बात का जवाब देते हुए वानी बोली, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं हर्ष, ऐसी कोई बात नहीं। हर्ष ने जरूरत से ज्यादा मीठा बनते हुए कहा, कोई परेशानी हो तो बताओ, बंदा तुम्हारे लिए हर समय हाजिर है। वानी दबी हुई सी आवाज में बोली, हाँ हर्ष जानती हूँ, कभी कभी हमारे आसपास का माहौल या हमारे आसपास के लोग नहीं चाहते कि हम खुश रहें। इस पर हर्ष ने कहा, उन लोगों की ये मजाक, बताओ तो कौन है वो लोग, अभी आकर ठीक करता हूँ कि हमारी वानी जी का किसने दिल दुखाया है। हर्ष की बात सुनते ही वानी को हल्की सी हंसी आ गई और बोली, इतना चुप चुप रहने वाला लड़का इतना बातूनी कैसे हो गया? इस पर हर्ष ने कहा, मैं पहले भी ऐसा ही था, तुमने कभी मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हर्ष की मस्करी पर खुश होते हुए वानी बोली, अच्छा जी। बातों को यूं गोल गोल घुमाने के बाद मेन मुद्दे पर आते हुए हर्ष ने पूछा, वानी क्या तुम्हारी हुई थी मानव से बात? वानी ने हर्ष को जवाब दिया, हाँ हर्ष मैंने मानव को बोला था। हर्ष ने उत्सुकता के साथ मानव का जवाब जानना चाहा, इसलिए वानी से बोला, बताओ हाँ कहती तुम्हारे जीजा ने? हर्ष की बात सुनकर वानी ने बुझी हुई आवाज में कहा, नहीं हर्ष, जिस बात की मुझे उम्मीद थी वैसा ही हुआ। मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि कोई फायदा नहीं, लेकिन तुम नहीं माने। ये बात सुनकर हर्ष ने कहा, पहेलियां मत बुझाओ, सही सही बताओ आखिर बात क्या हुई? तुमने मानव से कहा तो मानव ने क्या जवाब दिया? हर्ष की बात सुनकर वानी बोली, हर्ष मैंने यशिका और मानव दोनों के सामने ही तुम्हारा प्रपोजल रखा था, लेकिन उन दोनों ने मुझे साफ साफ बोल दिया कि उन्हें हमारी जरूरत नहीं है। वानी की बात सुनकर हर्ष हंसा और बोला, अरे वानी इतनी जल्दी हिम्मत हार गई? इस पर वानी बोली, देखो हर्ष, बात ऐसी है कि हमारे रिश्ते ऐसे नहीं है कि हम एक दूसरे की हेल्प करें। हर्ष ने वानी की बात सुनकर वानी से कहा, भाई बहन है तुम्हारी? इस पर वानी बोली, हाँ लेकिन दिखावे की। हर्ष ने पूछा, मतलब? इस पर वानी बोली, ये मतलब छोड़ो, मैंने आज पहली बार तुम्हारी वजह से उनके लिए कुछ करने का सोचा। पर इस बात को सुनकर हर्ष ने बीच में बात काटते हुए पूछा, पर क्या वानी? वानी बोली, उनका तो ईगो इतना बड़ा है कि पूछो मत, पता नहीं क्या समझते हैं दोनों अपने आप को। वानी बोली जा रही थी, हर्ष सुनता रहा। वानी के चुप होने पर हर्ष ने कहा, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, होता है कभी कभी ऐसे भी, एक ना एक दिन उनका ये ईगो भी टूट जाएगा। हर्ष की बात सुनकर वानी बोली, तुम्हारी बात सच साबित हो, काश ऐसा हो सके। वानी की बात सुनकर हर्ष उसे कंसोल करते हुए बोला, होगा होगा, देखना एक दिन ये लोग खुद ही आएंगे तुम्हारे पास तुमसे हेल्प मांगने, देखना। अच्छा चलो फिर बात करते हैं, मुझे कुछ जरूरी काम है। कहते हुए हर्ष ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। इधर हर्ष की कॉल डिस्कनेक्ट हुई और उधर यशिका बच्चों को लेकर हॉस्पिटल पहुंची। हॉस्पिटल में शिखा यशिका का इंतजार ही कर रही थी। शिखा को देखकर यशिका ने कहा, कैसे हैं दादाजी? शिखा ने जवाब दिया, वैसे ही। फिर यशिका बच्चों को लेकर बुआ जी के पास जाकर बोली, मैं और शिखा कोर्ट जा रहे हैं, आज आप बच्चों को संभाल लीजिए, मैं बच्चों को यहाँ छोड़ रही हूँ। बुआ जी ने यशिका से कहा, ठीक है। यशिका बुआ जी से बोली, अगर ये आपको ज्यादा परेशान करते हैं तो आप इनको प्लीज ओनेगा में भेज दीजिएगा, मैं वापस आते हुए इन्हें यहाँ से पिक कर लूंगी। बुआ जी ने संक्षिप्त सा जवाब दिया, ठीक है। तभी शिखा ने यशिका से पूछा, चले? यशिका ने कहा, हाँ बस 5 मिनट दादाजी से मिलूं। और फिर यशिका दादाजी के रूम की तरफ बढ़ गई। दादाजी के रूम में पहुंचकर यशिका ने दादाजी के हाथों को अपने हाथ में लिया और बोली, दादाजी हमें आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि आज मैं जिस जरूरी काम के लिए जा रही हूँ वो पूरा हो सके। और ये कहते हुए दादाजी का हाथ अपने हाथों से ऊपर उठाते हुए अपने सिर पर रखा, फिर आंखों में आंसू भर के बोली, हम सबको आपकी बहुत जरूरत है दादाजी। दादाजी पूछेंगे नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ? आज मैं कोर्ट से ऑर्डर लेने जा रही हूँ, वो ऑर्डर जिससे आप इलाज के लिए शिखा के साथ यूएस जा सके। दादाजी यूएस में एक हॉस्पिटल है जहाँ पर कोमा के मरीजों का इलाज होता है, हम आपका भी इलाज वहाँ करवाना चाहते हैं ताकि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और हम सबके बीच उठ बैठकर बातें करें, हमें अच्छी बुरी समझ दें। इतना कहते कहते यशिका की आंखें नम हो गई। तभी शिखा दादाजी के रूम में आई और यशिका के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, चले यशिका, देर हो रही है। यशिका ने शिखा की बात सुनकर अपने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ ठीक है चलो। और फिर दोनों दादाजी के रूम से बाहर निकलकर हॉस्पिटल के एग्जिट डोर की तरफ बढ़ गई। इसी बीच शिखा ने यशिका से कहा, यशिका वकील साहब का कहना है कि केस स्ट्रांग है, शायद परमिशन मिलने में ज्यादा प्रॉब्लम ना आए और आज की आज ही ये हियरिंग निपट जाए। अगर ऐसा होता है तो मैं इसी हफ्ते दादाजी को लेकर यूएस निकल जाऊंगी। अभी शिखा यशिका से ये बात बोल ही रही थी कि तभी उन्हें सामने से निखिल और श्रद्धा आते हुए दिखाई दिए। यशिका और शिखा के नजदीक पहुंचकर निखिल और श्रद्धा उनको घूरने लगे। यशिका और शिखा ने दूसरी तरफ मुंह घुमा लिया, लेकिन निखिल ने बेशर्माई से श्रद्धा की तरफ देखते हुए कहा, बेचारी यशिका, देखो बेचारी का क्या हाल हो गया, देख रही हो श्रद्धा? ये सब देखकर मुझे इस पर बड़ा तरस आता है, बेचारी। और बेशर्माई से दांत भींचकर हंसने लगा, फिर आगे बोला, अगर इसने मेरी बात मानी होती तो आज यशिका को ये दिन ना देखना पड़ता, ना ही दर दर की ठोकरें खानी पड़ती। निखिल की बात सुनकर श्रद्धा हंसी और आग में घी डालते हुए बोली, सही कह रहे हो निखिल। इतना सुनते ही गुस्से में शिखा ने पलटवार जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन उससे पहले ही यशिका ने उसे हाथ पकड़कर रोक लिया। तभी ढिठाई से निखिल यशिका को घूरते हुए बोला,
तुम भी यशिका, मेरी वाइफ बनने से ज्यादा अच्छा तुम्हें उस मानव की। निखिल अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही यशिका ने बीच में बात काट दी और बोली, अच्छा होगा निखिल तुम अपनी हद में रहो। और फिर यशिका और श्रद्धा वहां से कोर्ट के लिए निकल गए, लेकिन यशिका की आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या है हर्ष का प्रपोजल मानव के लिए, और क्या मानव हर्ष का प्रपोजल एक्सेप्ट करेगा? इधर अस्पताल में निखिल और श्रद्धा ने यशिका की इंसल्ट करते हुए गलत बात बोली, जिसे सुनकर यशिका ने उसको अपनी हद में रहने के लिए कहा और आंखों में आंसू लिए वो और शिखा वहां से कोर्ट के लिए निकल गई। लेकिन यशिका की आंखों से आंसू बह रहे थे। यशिका भारी मन से कार में बैठी तो शिखा ने उसको समझाते हुए कहा, यशिका इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, दिल छोटा मत करो, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। फिर तुम तो जानती हो निखिल और श्रद्धा को, इस तरह के लोगों की ना तो कोई इज्जत होती है और ना ही वो इज्जत वर्ड का मतलब जानते हैं। उनसे अच्छे शब्दों की उम्मीद करना बेकार है, तुम बेकार में अपने दिल को दुखा रही हो। शिखा की बात सुन यशिका बोली, काश मेरी और मानव की शादी हो गई होती तो आज इन लोगों के मुंह बंद होते। इस एक वजह से बच्चों को भी स्कूल में नहीं आने दिया जा रहा, ऊपर से श्रद्धा और निखिल, पता नहीं और कितनी प्रॉब्लम से गुजरना होगा, कब थमेगा ये सब, थक गई हूं मैं। यशिका की कमर पर हाथ रखते हुए शिखा उसे दिलासा देते हुए बोली, सब सही हो जाएगा यशिका। इस पर यशिका ने रोते हुए कहा, पता नहीं कब, लोगों के सवालों का जवाब देते देते और उनकी गंदी निगाहों का सामना करते करते थक गई हूं मैं। यशिका की बात सुनकर शिखा बोली, ऐसा मत सोचो यशिका, स्ट्रांग बनो, तुमसे तो सबको हिम्मत रहती है, अगर तुम ही हार मानने लगी तो सोचा है मानव का क्या होगा, वो तुमसे पहले टूट जाएगा। शिखा की बात समझते हुए यशिका ने कहा, जानती हूँ शिखा। इस पर शिखा ने दिलासा देते हुए कहा, तो बस हिम्मत के साथ आगे बढ़ती जाओ, एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। अभी दोनों बातें कर ही रही थी कि ड्राइवर ने कार रोक दी। दोनों ने बाहर देखा कोर्ट आ चुका था। यशिका ने अपने आंसू पहुंचे और शिखा से कहा, भगवान करे जल्दी ही वापस अच्छे दिन आए। चलो कोर्ट आ गया, वकील साहब से बात कर लेते हैं, बस एक बार दादाजी को इलाज के लिए ले जाने की परमिशन मिल जाए। यशिका और शिखा कार से नीचे उतरी और कोर्ट की तरफ चल दी। कोर्ट में पहुंचकर वकील साहब के केबिन में पहुंची। वकील साहब अपने केबिन में किसी काम में व्यस्त थे। यशिका वकील साहब से बोली, नमस्ते वकील साहब। वकील साहब जो अपनी फाइलों में उलझे हुए थे उन लोगों की तरफ बिना देखे ही बोले, नमस्ते। तब शिखा ने पूछा, वकील साहब कितने बजे है यार? शिखा की बात सुनते ही वकील साहब ने एकदम से मुंह उठाया और यशिका और शिखा को देखकर बोले, ओ आइए आइए बैठिए, मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रहा था। वकील साहब की बात सुनकर शिखा ने पूछा, वकील साहब पूरी तैयारी है क्या? इस पर वकील साहब ने कहा, हाँ जी, बस नेक्स्ट हियरिंग हमारी है, सारे पेपर्स रेडी कर लिए हैं, मुझे विश्वास है कि जज साहब हमारी बात मान जाएंगे। इधर कोर्ट में शिखा और यशिका वकील के केबिन में वकील से बातें कर रही हैं, तो उधर मानव अपनी कंपनी में इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग की तैयारी कर रहा है। मानव ने अपने रूम से सभी जरूरी पेपर और लैपटॉप उठाए और कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचा। वहां लगभग सभी इन्वेस्टर्स आ चुके थे। मानव ने कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचकर कहा, हेलो, थैंक्स फॉर कमिंग। वहां बैठे सभी इन्वेस्टर्स ने मानव की बात सुनकर हल्की सी स्माइल पास की और उनमें से एक ने पूछा, जी मिस्टर मानव, आज कैसे याद किया? इन्वेस्टर्स की तरफ मुखातिब होते हुए मानव बोला, आप सबका धन्यवाद कि आप सब समय निकालकर आज इस मीटिंग में यहाँ एकत्र हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से मेरी कंपनी काफी उतार चढ़ाव से गुजर रही है, लेकिन मैं आप सबके सामने अपने एक नए बिजनेस प्लान आइडिया के साथ आया हूँ। मैंने आप सबकी सीट के सामने अपनी एग्जीक्यूटिव समरी की एक कॉपी रख दी है, आप प्लीज उसे पढ़ लें। मानव के ये कहते ही इन्वेस्टर्स में से एक ने कहा, हमने देखा, वो तो ठीक है मिस्टर मानव, लेकिन इन्वेस्टर की बात को बीच में ही काटते हुए मानव ने कहा, ठीक है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। मानव ने कॉन्फ्रेंस रूम में व्हाइट बोर्ड पर पीपीटी चलाने के लिए स्विच ऑन किया, पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगाया और स्क्रीन पर सभी जरूरी डिटेल्स फ्लैश होने लगी। मानव बोला, ये कंपनी डिस्क्रिप्शन, मार्केट एनालिसिस, सर्विस और प्रोडक्ट लाइन, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड, बोलते हुए कुछ सेकंड के लिए रुका और फिर सबकी तरफ देखते हुए आगे बोला, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माय बिजनेस प्लान। ये सारी डिटेल्स जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सब मैंने आपके सामने रखी फाइल में भी शेयर की हैं, आप इन्हें चेक कर सकते हैं। इस पर एक इन्वेस्टर ने कहा, इसका मतलब आप एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं? मानव ने बहुत कूल सा रिप्लाई करते हुए कहा, यस ऑफ कोर्स। तो दूसरे इन्वेस्टर ने पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि इस नए बिजनेस प्लान के लिए आपके पास पैसे कहां से आएंगे? और अपनी बात बोलते बोलते वो इन्वेस्टर रुक गया और ध्यान से मानव के चेहरे को रीड करने लगा। इस बीच कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए सभी इन्वेस्टर्स एक दूसरे को देख रहे थे। तभी एक इन्वेस्टर दूसरे से धीरे से फुसफुसाया, कहीं मानव ने ये तो नहीं सोचा कि हम इनकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे? मानव ने उस इन्वेस्टर की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, इसमें बुराई ही क्या है? जी आपने बिल्कुल सही फरमाया, अब आप समझ ही गए होंगे कि मैंने न्यू बिजनेस प्लान के सिलसिले में आपको यहाँ बुलाया है। मानव की बात सुनकर एक इन्वेस्टर बोला, वो तो ठीक है मानव जी, लेकिन इन सब बातों से क्या फायदा? इन्वेस्टर की बात सुनकर मानव ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि हम लोग पहली बार नहीं मिले हैं, कितने सालों से हम सब लोग साथ हैं। ऐसे में कारण चाहे कोई भी हो, अगर कंपनी में लॉस हुआ है तो हम मिलकर उसे मीट आउट कर सकते हैं। इसलिए ही मैं आप सबके सामने एक नए बिजनेस प्लान के साथ आया हूँ। इस बिजनेस प्लान में मुझे आप लोगों से कुछ नहीं, बस आप लोगों का साथ चाहिए, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जल्दी ही मैं अपना सारा लोन चुका दूंगा और कंपनी को वापस उन्हीं ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा जैसे वो पहले थी। बस आपका भरोसा और साथ चाहता हूँ। क्या ये संभव है? क्या मैं भविष्य में आपके सपोर्ट की उम्मीद कर सकता हूँ? मानव की बात सुनकर सभी इन्वेस्टर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा और इशारों ही इशारों में बातें की। फिर उनमें से एक इन्वेस्टर ने खड़े होकर कहा, नहीं ये संभव नहीं। इतना सुनते ही मानव सकते में आ गया और मानव अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, क्या आज तक आपने जहां जहां इन्वेस्ट किया है कभी किसी भी कंपनी का कोई लॉस नहीं हुआ? मानव की बात सुनकर मानव के बिल्कुल नजदीक बैठे इन्वेस्टर ने कहा, मिस्टर मानव, ऐसा नहीं है कि हमने कभी डूबने वाली कंपनी में पैसा नहीं लगाया, अक्सर बिजनेस में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। दूसरी बात, आपका बिजनेस प्लान भी हमें बहुत अच्छा लगा, काफी पोटेंशियल है इसमें। लेकिन इन्वेस्टर अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही मानव ने पूछा, लेकिन क्या? जब आपको बिजनेस प्लान अच्छा लग रहा है तो इसमें आपको पोटेंशियल भी दिख रहा है, तो फिर परेशानी कहां पर है? सोचने की इतनी क्या बात है? इस पर दूसरे इन्वेस्टर ने कहा,
देखिए मिस्टर मानव, बात ऐसी है कि इस समय मार्केट में आपकी रेपुटेशन उस वीडियो की वजह से बहुत खराब है। मानव इतना सुनते ही हैरानी के साथ बोला, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इन्वेस्टर एक वीडियो की वजह से इन्वेस्ट करने से कतरा रहे हैं। वीडियो का बिजनेस है क्या मतलब? इस पर इन्वेस्टर ने जवाब दिया, कैसे नहीं मतलब, वीडियो आपका है और ये कंपनी भी आपकी है, तो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हर बात के लिए सोचना तो पड़ेगा ही। जब आपकी रेपुटेशन खराब होगी तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपका बिजनेस चलेगा? अगर हम आपके बिजनेस में पैसा लगा भी देते हैं, हमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप इस लॉस को रिकवर कर पाएंगे, क्योंकि मानव ने बहुत ही कंट्रोल वॉइस में बोला, लेकिन क्या आपको ऐसा क्यों लगता है? इस पर रूम में बैठे हुए उन लोगों में से एक ने कहा, क्योंकि आप नहीं समझे, आज की डेट में आपसे या आपकी कंपनी से कोई भी किसी भी तरह का एसोसिएशन नहीं रखना चाहता मिस्टर मानव। और इतना कहते ही वो इन्वेस्टर खड़ा होकर जाने लगा, जिसे देखकर बाकी सब इन्वेस्टर भी खड़े हो गए। मानव ने उन सबके इस रिएक्शन पर उन्हें रोकते हुए कहा, प्लीज एक मिनट, आप मेरी पूरी बात तो सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। जब मैं कह रहा हूं कि आपको कोई किसी तरह का लॉस नहीं होगा और मैं पुराने सारे नुकसान की भरपाई कर दूंगा, तो प्लीज मुझ पर ट्रस्ट तो कीजिए। लेकिन कोई भी मानव की बात सुनने को राजी नहीं था। मानव ने उनके आगे हाथ भी जोड़े। चलते चलते उनमें से एक इन्वेस्टर ने कहा, हमारी मजबूरी समझने की कोशिश करें मिस्टर मानव, वी आर सॉरी। इतना बोलकर वो सब लोग चले गए। मानव ठगा सा रह गया और परेशान होकर अपनी कुर्सी पर सिर पकड़कर बैठ गया। मानव को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जो इन्वेस्टर्स उसके पीछे भागते थे आज उनका रवैया ऐसा होगा। मानव ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, डैम, पता नहीं ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मानव अभी निराश अपने रूम में बैठा ही था कि तभी उसे वानी की बात याद आई, जो वानी ने उसे सुबह अपने दोस्त हर्ष के रेफरेंस में कही थी। इधर मानव अपने ऑफिस में उदास बैठा है तो उधर अस्पताल में निखिल और श्रद्धा चेकअप के लिए आए हैं। श्रद्धा को अपनी थोड़ी सी तबीयत खराब महसूस हुई, इसलिए उन्होंने चेकअप करवाना उचित समझा। निखिल और श्रद्धा डॉक्टर के केबिन में पहुंचे और निखिल बोला, डॉक्टर आज सुबह से श्रद्धा को अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही, प्लीज एक बार चेकअप कर लीजिए। डॉक्टर ने श्रद्धा से पूछा, बताइए आपको कैसा महसूस हो रहा है? श्रद्धा ने डॉक्टर को उनकी बात का जवाब दिया तो डॉक्टर श्रद्धा को चेकअप करने के लिए चेकअप रूम में ले गए और आने के बाद कहा, देखिए मिस श्रद्धा, आपको थोड़ा स्ट्रेस कम लेना चाहिए, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। डॉक्टर की इस बात पर दोनों बहुत हैरान थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। हैरानी के साथ श्रद्धा ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर मेरी तबीयत का स्ट्रेस है क्या मतलब, आप प्लीज थोड़ा खुलकर बताएंगे। श्रद्धा की बात पर डॉक्टर ने कहा, देखिए मिस श्रद्धा, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तबीयत खराब होने का कारण हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो, लेकिन बिना टेस्ट के अभी कुछ भी कहना सही नहीं। अच्छा होगा कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट करा लें, उसके बाद ही मैं आपको सही कारण बता सकती हूँ। डॉक्टर के ये कहते ही दोनों सन्नाटे में आ गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। डॉक्टर ने अपने असिस्टेंट को बुलाया और कहा, मिस श्रद्धा को अपने साथ ले जाइए और इनका एक प्रेगनेंसी टेस्ट कर दीजिए, फिर मुझे आकर रिपोर्ट कीजिए। श्रद्धा डॉक्टर की असिस्टेंट के साथ टेस्ट के लिए दूसरे रूम में गई और 5 मिनट बाद वापस डॉक्टर के केबिन में आई। तभी असिस्टेंट ने आकर डॉक्टर से कुछ कहा। डॉक्टर ने श्रद्धा और निखिल से कहा, कंफर्म्ड। सुनते ही निखिल और श्रद्धा चौंके और हैरानी के साथ डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर क्या कंफर्म? दोनों की बात सुनकर डॉक्टर बोले, मिस श्रद्धा की प्रेगनेंसी कंफर्म है। डॉक्टर के कहते ही दोनों स्ट्रेस होकर एक दूसरे के मुंह की ओर देखने लगे। डॉक्टर आगे बोले, ऐसा है श्रद्धा जी, कुछ 1-2 टेस्ट और करने हैं, आप उसके लिए अपना ब्लड सैंपल दे दीजिए। इसके बाद डॉक्टर ने अपनी असिस्टेंट से कहा, मैडम का ब्लड सैंपल ले लो, और एक पेपर पर सारे टेस्ट लिख दिए। श्रद्धा ने टेस्ट के लिए अपना ब्लड सैंपल दिया और फिर डॉक्टर के रूम से बाहर आकर निखिल से बोली, ये क्या बकवास है, मैं और प्रेग्नेंट। इस पर निखिल ने श्रद्धा की तरफ देखते हुए कहा, डॉक्टर ने कहा है तो तुम प्रेग्नेंट ही हुई ना। इस पर गंभीरता से श्रद्धा ने कहा, लेकिन मैं इन सबके लिए अभी रेडी नहीं हूँ। श्रद्धा की बात सुनकर निखिल ने भी मुंह बनाते हुए कहा, तो क्या मैं रेडी हूँ? पहले रिपोर्ट आने दो, फिर देखते हैं। इधर अस्पताल में श्रद्धा और निखिल प्रेगनेंसी का सुनकर परेशान है, तो उधर कोर्ट में हियरिंग के समय जज के सामने प्रस्तुत होने पर यशिका के वकील ने कहा, जैसा मेरे क्लाइंट के ऊपर संदेह के बिना पर चार्जशीट दाखिल है, जिसकी वजह से जब तक केस चल रहा है मेरी मुवक्किल ना तो शहर छोड़ सकते हैं और ना ही ये कंट्री। जज वकील साहब की बात ध्यान से सुन रहे थे। वकील ने आगे कहा, परेशानी ये है कि इलाज के लिए ये अपने दादाजी को यूएस लेकर जाना चाहती हैं। दादाजी इस समय हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं और कोमा में हैं। जज साहब ने दोनों पक्षों की बातें सुनी और फिर बोले, मैंने आपकी बात ध्यान से सुनी, मैं आपको अपना फैसला 2 दिन बाद सुनाऊंगा, तब तक के लिए ये डिसीजन मेरे पास रिजर्व है। जज साहब की बात सुनते ही यशिका और शिखा परेशान हो गई। कोर्ट से बाहर निकलते ही यशिका बेंच पर बैठकर सुबह कर रोने लगी। शिखा भी यशिका के बराबर में आंखों में आंसू लिए परेशान बैठ गई। दोनों को ही नहीं समझ में आ रहा कि अब क्या करे। शिखा ने आंसू भरी आंखों से यशिका की तरफ देखते हुए कहा, ये तो सही नहीं हुआ, जज साहब को अपना फैसला सुना देना चाहिए था, कहीं ऐसा ना हो। और शिखा बोलते बोलते चुप हो गई। लेकिन यशिका को उसकी बात खटकी और प्रश्न भरी निगाहों से शिखा की तरफ देखा और कहा, शुभ शुभ बोलो शिखा, ये क्या कह रही हो? नहीं, हम दादाजी को कुछ नहीं होने देंगे। शिखा ने अपनी बात आगे पूरी करते हुए कहा, मुझे तो डाउट है कि जज साहब क्या फैसला देंगे, क्या वो हमारी बात सुनेंगे? क्या होगा जज का फैसला? यशिका और शिखा भारी मन से कोर्ट से बाहर निकलकर कार की तरफ बढ़े। यशिका ने शिखा से कहा, मानव की चिंता कर रहे होंगे, मुझे मानव को बता देना चाहिए। यशिका की बात सुन शिखा बोली, हाँ यशिका, तुम सही कह रही हो। यशिका ने कार में बैठते हुए मानव को कॉल लगाया। दूसरी तरफ यशिका की आवाज सुनकर मानव ने पूछा, हाँ यशिका बताओ, सब ठीक तो है ना? आवाज से तुम कुछ परेशान लग रही हो, क्या बात है, क्या हुआ कोर्ट में? दुखी मन से मानव के सवाल का जवाब देते हुए यशिका बोली, नहीं मानव, कुछ नहीं, पता नहीं आजकल कुछ भी सही क्यों नहीं हो रहा है। इस पर मानव ने आश्चर्य से पूछा, क्यों, जज ने क्या कहा? यशिका ने बताया, जज ने फैसला 2 दिन बाद बताने का निर्णय लिया है। उन्होंने फैसले को रिजर्व कर लिया है और अब वो अपना फैसला 2 दिन बाद यानी कि थर्सडे को ही बताएंगे। यशिका की बात से मानव को भी दुख हुआ। मानव यशिका से बोला, सब भगवान के ऊपर छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। तभी यशिका को याद आया कि आज तो मानव की इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग थी। मानव कॉल डिस्कनेक्ट करने ही जा रहा था कि यशिका ने रोका, 1 मिनट मानव सुनो। मानव ने पूछा, हाँ कहो यशिका। इस पर यशिका ने मानव से पूछा, सॉरी मानव, अपनी परेशानी में मैं तुमसे तो पूछना ही भूल गई, तुम बताओ तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा, तुम्हें कोई कामयाबी मिली?
यशिका की बात सुनकर दुखी मन से मानव ने यशिका को बताया, कोई नहीं, नो इश्यूज। बट नहीं यशिका, कोई कामयाबी नहीं मिली। यशिका ने निराशा के साथ पूछा, क्यों मानव, इन्वेस्टर्स को क्या परेशानी है? मानव ने उदास आवाज में कहा, मैंने इन्वेस्टर्स को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साथ देने के लिए मना कर दिया। उन्हें मुझ पर और मेरी कंपनी पर भरोसा नहीं है। यशिका ने हैरानी के साथ कहा, मना कर दिया? ऐसे कैसे वो मना कर सकते हैं? यशिका को समझाते हुए मानव ने कहा, यशिका जब वक्त खराब हो तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं, ये तो इन्वेस्टर्स हैं। शिखा जो इतनी देर से मानव और यशिका की बात सुन रही थी कि शिखा ने मन ही मन कहा, इन्वेस्टर्स ऐसे कैसे मना कर सकते हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रही ये बात। यशिका ने मानव की बात का जवाब दिया, आखिर इन्वेस्टर्स को परेशानी क्या है? मानव ने यशिका से कहा, तुम्हें यदि मालूम हो कि सामने वाली जिस नाव में तुम सवार होना चाह रही हो वो डूब रही है, तो क्या तुम उसमें सवार होना चाहोगी? यशिका ने मानव की बात सुनकर हैरत में जवाब दिया, ये कैसा सवाल है मानव? इस पर मानव बोला, अब तुम खुद ही सोचो, जो सवाल सुनने में ही अटपटा लग रहा है और हकीकत में ऐसा हो तो कौन उस आदमी के साथ उस नाव में सवारी करना चाहेगा? मानव की बात का जवाब देते हुए यशिका बोली, क्या नाव और कंपनी में कोई फर्क नहीं? मानव ने कहा, फर्क सिर्फ नजरिए का है यशिका। यशिका बोली, किस नजरिए की बात कर रहे हो मानव? आज तुम्हें क्या हो गया है? मानव ने यशिका की बात का जवाब देते हुए कहा, वही नजरिया जो तुम साफ नहीं समझ पा रही। बात में डूबने की कर रहा हूँ, नाम या कंपनी की नहीं। डूब तो दोनों ही रहे हैं ना, तो डूबती हुई चीज पर कोई नहीं सवार होता। मेरी कंपनी डूब रही है, इसलिए कोई भी इन्वेस्टर उसमें पैसा नहीं लगाना चाहता। मानव की बात सुनकर यशिका ने कहा, क्या तुमने उन्हें अपना नया बिजनेस प्लान पूरी तरह से समझाया था? मानव ने भरोसा दिलाते हुए कहा, और क्या, इनफैक्ट उन्हें मेरा न्यू बिजनेस प्लान पसंद भी आया। यशिका बोली, मेरी तो समझ से बाहर है पूरी बात। हमारा नया बिजनेस प्लान भी पसंद है और फिर भी इन्वेस्ट नहीं करना, कुछ अजीब सी बात नहीं? यशिका की बात सुनकर मानव ने कहा, इसमें अजीब सा क्या है? वैसे भी मुझे अब कुछ और सोचना पड़ेगा। मानव की बात पर यशिका बोली, कुछ और क्या मानव? क्या सोच रहे हो? मुझे भी तो पता चले। फिर अब क्या करोगे मानव? कैसे सब ठीक होगा? मानव ने कहा, तुम्हें याद है आज सुबह जब हम घर से निकल रहे थे तो वानी ने आकर अपने किसी फ्रेंड के बारे में बात की थी? मानव की बात सुनकर यशिका बोली, हाँ मुझे याद है। मानव ने आगे कहा, वानी ये भी बोल रही थी कि उसका दोस्त किसी इन्वेस्टर को जानता है। यशिका ने छोटा सा लेकिन थोड़ी सरप्राइज टोन में जवाब दिया, अच्छा ओके। तो मानव बोला, किसी भी नए बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें इन्वेस्टर की तो जरूरत है ही। मुझे एक बार उस इन्वेस्टर से मिल लेना चाहिए। मुझे लग रहा है कि अब हमें वही रास्ता अपनाना पड़ेगा शायद। मानव की बात सुनकर यशिका थोड़ा परेशान हो गई और मानव से बोली, ये क्या बोल रहे हो तुम? मुझे समझ नहीं आ रहा। शांति से सोचो, शायद कोई और रास्ता दिखे। मानव ने कहा, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं यशिका, मैं सब सोचकर ही बोल रहा हूँ। मानव की बात सुनकर उदासी भरी आवाज में यशिका ने कहा, पता नहीं क्यों मानव, मेरा मन नहीं मान रहा। जिंदगी में अब तक इतना सब कुछ हो चुका है कि अब मेरा मन किसी पर भी ट्रस्ट करने के लिए नहीं करता। क्या तुम वानी और उसके बताए हुए इन्वेस्टर पर ट्रस्ट कर सकते हो? यशिका की बात सुनकर मानव ने गंभीर आवाज में कहा, किसी ना किसी पर तो ट्रस्ट करना ही पड़ेगा ना। और जब आपके आसपास के सारे दरवाजे बंद हो, कहीं कोई भी उम्मीद दिखे तो उस तरफ कदम अपने आप ही बढ़ जाते हैं यशिका। यशिका, तुमने क्या वो पुरानी कहावत सुनी है? यशिका ने हैरानी के साथ पूछा, कौन सी कहावत मानव? मानव बोला, बेगर्स कांट बी चूजर्स। मानव की बात पर यशिका के मुंह से निकला, मानव कैसी बात कर रहे हो? इस पर मानव बोला, यशिका और कोई ऑप्शन भी तो नहीं दिख रहा मुझे, इसलिए तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। शायद यहीं से कोई रास्ता मिल जाए और हमारी समस्याओं को सॉल्व करने का विकल्प, और फिर हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएं। यशिका को समझ नहीं आया कि मानव की इस बात का क्या जवाब दे। वो सिर्फ इतना ही बोली, शायद। इधर यशिका मानव से फोन पर बात कर रही थी और उधर निखिल और श्रद्धा हॉस्पिटल में ब्लड टेस्ट के बाद वापस घर पहुंचे। घर पर श्रद्धा को काफी वॉमिटिंग हो रही है, जिसकी वजह से निखिल परेशान है। निखिल को समझ नहीं आ रहा। उसने श्रद्धा से कहा, श्रद्धा अगर तुम्हारी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो क्या करोगे तुम? निखिल की बात पर श्रद्धा बोली, क्या ये मेरा दोष है या अकेले मेरी वजह से ऐसा हुआ है? निखिल ने मुंह बनाते हुए कहा, तो? श्रद्धा ने चिढ़ते हुए कहा, ये अकेली मेरी जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए ये मत पूछो कि मैं क्या करूंगी। तुम्हें तो ये पूछना चाहिए कि हम क्या करेंगे। निखिल ने गुस्से में पूछा, बता रही हो या जता रही हो? निखिल की बात पर श्रद्धा बोली, तुम कोई बच्चे नहीं हो निखिल, तुम्हें भी इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। निखिल इतना सुनते ही बहुत गुस्से में आ गया और वो गुस्से में श्रद्धा से बोला, अच्छा खासा सब कुछ ठीक चल रहा था, मानव और यशिका बर्बाद हो जाते और फिर यशिका को मेरी हेल्प लेनी पड़ती, उसे मेरे पास आना ही पड़ता। पर श्रद्धा गुस्से में मुंह बनाते हुए बोली, पर क्या? बोलो। इस पर निखिल ने कहा, पर बीच में कहां से ये बच्चा आ गया? श्रद्धा को निखिल की बात बहुत बुरी लगी और उसने गुस्से में निखिल से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? श्रद्धा की आवाज से चिढ़न और तकलीफ साफ पता चल रही थी। श्रद्धा आगे बोली, मतलब अगर यशिका तुम्हारे पास मदद मांगने आई तो तुम क्या करते? मुझे छोड़कर उसके पास चले जाते? निखिल गुस्से में बोला, श्रद्धा अपनी हद में रहो। इस पर श्रद्धा बोली, नहीं बताओ, तुम मुझे बताओ पहले। श्रद्धा की बात सुनकर निखिल ने खुद को थोड़ा संभाला और बोला, नहीं श्रद्धा, मेरा ये मतलब नहीं। लेकिन श्रद्धा गुस्से में बोली, मैं तुम्हें अच्छे से समझ रही हूँ, तुम्हारा यही मतलब था। निखिल को श्रद्धा का बहस करना अच्छा नहीं लगा और वो बोला, दिमाग खराब तो नहीं है तुम्हारा, फालतू की बात को बढ़ा रही हो? श्रद्धा की आवाज थोड़ी और ऊंची हो गई और उसने गुस्से में कहा, बात को मैं बढ़ा रही हूँ या तुम बढ़ा रहे हो? अब झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम्हारी बात का मतलब यही था, इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम मेरे साथ बस टाइम पास कर रहे हो, है ना? इस पर निखिल ने भी उतनी ही तेज आवाज में कहा, जो समझना है समझ ही रहो, तुम औरतों की यही परेशानी है, बिना बात का बतंगड़ बनाना तुम लोगों की आदत होती है। बोलो कुछ, समझती कुछ हो। श्रद्धा जैसे पूरे लड़ाई के मूड में थी, उसने अपनी उसी टोन में बोला, तुम आदमी लोग, तुम लोग क्या दूध के धुले हो? जब चाहा दूसरों की भावनाओं से खेले और जब चाहा छोड़ दिया। निखिल के लिए अब श्रद्धा की इन फालतू बातों को बर्दाश्त करना मुश्किल होता जा रहा है। उसने गुस्से में कहा, तुमसे तो बहस करना बेकार है, जरा सी बात का पतंगड़ बना दिया, और गुस्से में पैर पटकता हुआ घर से बाहर निकल गया। इधर निखिल और श्रद्धा का झगड़ा बढ़ने पर निखिल घर छोड़कर बाहर चला गया तो उधर हॉस्पिटल में बच्चे कमरे में खेल रहे हैं। तभी बुआ जी उठकर वॉशरूम चली गई। बच्चों ने मौका देखकर दादाजी की दवाइयों को छूना शुरू कर दिया। आर्या ने एक शीशी में रंग बिरंगी गोलियों को देखकर सोचा कि ये जेम्स हैं
और उसने उस शीशी को खोलकर वो दवाई मुंह में रख ली। जैसे ही बुआ जी वॉशरूम से आई, आर्यन वापस शुभम के साथ खेलने लगा। बुआ जी का भी ध्यान दवाई की शीशियों पर नहीं गया। वो बच्चों को खेलता हुआ देखकर मुस्कुरा दी। इधर हॉस्पिटल में आर्यन ने दादाजी की गोलियों को मुंह में रख लिया और उधर यशिका और शिखा कोर्ट से हॉस्पिटल की तरफ बच्चों को लेने के लिए निकल चुकी थी। रास्ते में यशिका ने ड्राइवर से पूछा, कितनी देर लगेगी हॉस्पिटल पहुंचने में? इस पर ड्राइवर ने कहा, मैडम सड़क पर इतना ट्रैफिक है कि चाहकर भी गाड़ी को तेज नहीं चला पाऊंगा। अभी ड्राइवर यशिका से बोल ही रहा था कि सामने कोई जुलूस निकलता हुआ दिखाई दिया और जिसकी वजह से सारा ट्रैफिक रुका हुआ था। रुके हुए ट्रैफिक को देखकर शिखा बोली, लो सोने पर सुहागा, एक तो वैसे ही देर हो रही थी, ऊपर से ये ट्रैफिक जाम। यशिका परेशान होते हुए बोली, ना जाने बच्चे क्या कर रहे होंगे, काफी देर लग गई, बुआ जी भी परेशान हो रही होंगी। यशिका ने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर साहब कोशिश करिए इस भीड़ से अलग निकलने की, क्या और कोई रास्ता या शॉर्टकट नहीं है? यशिका की बात सुनकर ड्राइवर बोला, मैडम एक रास्ता है तो, लेकिन इतनी भीड़ में गाड़ी बैक नहीं हो पाएगी। ड्राइवर की बात पर शिखा बोली, ठीक है कोशिश कर लीजिए, कोई जुगाड़ हो जाए तो बच्चे वहाँ परेशान हो रहे होंगे। इधर ट्रैफिक में फंसी हुई यशिका और शिखा परेशान है तो उधर हॉस्पिटल में आर्यन के पेट में हल्का हल्का दर्द शुरू होने लगा। उसने बुआ जी से कहा, मुझे पेट में दर्द हो रहा है। इस पर बुआ जी बोली, कोई नहीं, अभी थोड़ी सी देर में ठीक हो जाएगा। बुआ जी को लगा कि बच्चे टॉफी ज्यादा खाते हैं तो हो सकता है टॉफी की वजह से पेट में दर्द हो रहा हो, इसलिए ऐसी कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन धीरे धीरे आर्यन के पेट में दर्द बढ़ने लगा और उसने एक बार फिर से कहा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। इधर आर्यन के पेट में दर्द बढ़ने लगा तो उधर जैसे तैसे ट्रैफिक से निकलकर यशिका शिखा के साथ हॉस्पिटल पहुंची। लेकिन हॉस्पिटल की पार्किंग और आसपास की पार्किंग में कोई खाली जगह नहीं थी। यशिका कार से उतर ही रही थी कि अचानक उसके मोबाइल की घंटी बजी। यशिका ने पर्स से मोबाइल निकाला, रवि वर्मा की कॉल देखकर कॉल रिसीव की और बोली, जी पापा कहिए। रवि वर्मा ने पूछा, बेटा कोई काम बना? यशिका ने उन्हें सारी बात बताई। इसे सुनकर रवि वर्मा बोले, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। यशिका ने कहा, आई होप सो। यशिका की बात सुनकर रवि वर्मा ने पूछा, इस समय तुम कहां पर हो? अपने पापा की बात का जवाब देते हुए यशिका ने बताया कि वो इस समय हॉस्पिटल की पार्किंग में थी और बच्चों को लेने आई हुई थी। फिर यशिका ने ये कहते हुए कॉल काट दी कि बाकी बात घर पर आकर करेगी। यशिका तेज कदमों से हॉस्पिटल की तरफ चल दी। शिखा भी यशिका के साथ साथ उतनी ही तेज कदमों से चल रही थी। यशिका ने शिखा से कहा, धीरे धीरे करते करते कितनी देर हो गई, एक के बाद एक कोई ना कोई अड़चन आती चली गई। यशिका की बात सुनकर शिखा ने कहा, चलो अब तो तुम हॉस्पिटल पहुंच गई, जो भी हुआ इसमें तुम कुछ कर नहीं सकती। शिखा की बात सुनकर यशिका ने हामी में से हिलाया और लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। यशिका और शिखा ने जैसे ही लिफ्ट का बटन दबाया तो पता चला लिफ्ट खराब थी। खराब लिफ्ट देखकर यशिका शिखा से बोली, इसको भी आज ही खराब होना था। शिखा बोली, शांत रहो, परेशान होकर कोई भी काम करने से बिगड़ता ही है। आओ या तो स्टेज से चले या बराबर में ही लेफ्ट में जाकर एक लिफ्ट और है, उससे चलते हैं। यशिका ने शिखा की बात पर कहा, ठीक है पहले उस लिफ्ट को देख लेते हैं। यशिका शिखा के साथ उस लिफ्ट के नजदीक आई। लिफ्ट 5th फ्लोर पर थी, इसलिए उसको नीचे आने में कुछ सेकंड्स लगे। यशिका के लिए एक एक सेकंड काटना भारी पड़ रहा था। उसे बच्चों की चिंता हो रही थी। जैसे ही लिफ्ट रुकी वैसे ही यशिका तेज तेज कदमों से दादाजी के रूम की तरफ चल दी। यशिका दादाजी के रूम में पहुंची, वहाँ बुआ जी नहीं थी। यशिका ने शुभम से पूछा, बेटा बुआ जी कहाँ है? शुभम कुछ बोलता उससे पहले ही आर्यन चिल्लाया। यशिका को कुछ समझ नहीं आया। वो कुछ समझती उससे पहले ही आर्यन वहाँ पर गिर गया। यशिका आर्यन को इस तरह से गिरते हुए देखकर घबरा गई। वो घबराहट में चिल्लाई, आर्यन! यशिका डर गई थी और वो डर में चिल्लाने लगी, आर्यन आर्यन क्या हुआ बेटा, क्या हुआ आर्यन? क्या मानव हर्ष के बताए हुए इन्वेस्टर से मिलेगा? आर्यन बोल नहीं पा रहा। उसने सिर्फ इशारे से बताने की कोशिश की कि उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। डरी हुई यशिका ने शुभम की तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ बेटा, इसे बताओ तो, इसे क्या हुआ है, ये क्यों इस तरह से गिरा? यशिका की बात सुनकर शुभम ने भी डरते हुए कहा, इसको बहुत देर से पेट में दर्द हो रहा था और वो दर्द बढ़ने लगा मम्मा। यशिका ने शुभम की बात पर कहा, कब से हो रहा है दर्द? बुआ जी को नहीं बताया? आर्यन ने बुआ जी से कहा था। शुभम ने कहा, हाँ जब उसका दर्द बढ़ने लगा तो उसने बुआ जी से कहा था। शुभम की बात सुनकर यशिका ने पूछा, तो बुआ जी क्या बोली? और इस समय वो रूम में नहीं है, कहाँ गई? बुआ जी कहाँ पर थी? इस पर शुभम ने कहा, मुझे नहीं मालूम मम्मी, वो कहाँ पर है। उन्होंने कहा था कि तुमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, अभी सही हो जाएगा। यशिका को शुभम की बात बड़ी अटपटी सी लगी। शुभम ने आगे कहा, पता नहीं, बस जब बुआ जी जा रही थी तो सिर्फ इतना कहकर गई कि मैं अभी आती हूँ। अभी यशिका शुभम से पूछ ही रही थी कि इतनी देर में बुआ जी अपने हाथ में एक सोडा की बोतल लिए आई। यशिका ने बुआ जी से पूछा, आर्यन के पेट में बहुत दर्द है, आर्यन ने क्या खाया था बुआ जी जो इसके पेट में इतना तेज दर्द हो रहा है? बुआ जी बोली, मुझे लगता है कि कुछ ऊटपटांग खाने से शायद पेट में गैस बन गई होगी, इसलिए मैं आर्यन के लिए सोडे की बोतल लेने चली गई थी। लो आर्यन को थोड़ा सा सोडा दे दूं तो आराम मिल जाएगा। शिखा जो इतनी देर से चुप खड़ी थी उसने मन ही मन सोचा, बेचारी यशिका, पता नहीं उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है, एक के बाद एक कोई ना कोई मुसीबत उसका पीछा नहीं छोड़ती। उसने बुआ जी से कहा, गैस में इतनी तेज दर्द नहीं हो सकता बुआ जी, मुझे तो बात कुछ और लगती है। पर बुआ जी तुनक कर बोली, और क्या बात होगी, तुम्हें तो पता ही है कि बच्चे कितना अकड़म शकड़म खाते रहते हैं, उसी वजह से गैस बनी होगी। लेकिन शिखा का भी मन नहीं मान रहा था। उसने यशिका से कहा, रुको यशिका, मैं नर्स को बुलाती हूँ, तुम अभी आर्यन को सोडा मत देना। कहते हुए शिखा नर्स को बुलाने चली गई। अभी बुआ जी यशिका से बात कर ही रही थी कि तभी वहाँ हंगामा सुनकर एक नर्स आई। उसने देखा कि आर्यन दर्द से तड़प रहा था। नर्स ने आर्यन को उठाया और उसका पेट दबाकर देखने लगी और बोली, बच्चे कब से हो रहा है पेट में दर्द? इस पर यशिका ने कहा, मालूम नहीं, मैं यहाँ नहीं थी। नर्स बोली, पेट तो नरम पड़ा है, ये गैस नहीं हो सकती। अभी नर्स बोल ही रही थी कि इसी बीच नर्स की नजर दादाजी की दवाइयों की तरफ गई और बोली, कहीं इस बच्चे ने शीशी की दवाइयां तो नहीं खा ली? नर्स की बात पर पहले तो शुभम चुप रहा। नर्स दोबारा से बोली, शीशी का ढक्कन थोड़ा खुला हुआ है, मुझे डाउट है कि कहीं इस बच्चे ने जरूर शीशी की दवाइयां खाई होंगी। इतना सुनते ही शुभम ने डरते डरते कहा, हाँ
उसने दवाई खाई थी। शुभम की बात सुनते ही यशिका का माथा ठनका और उसने शुभम से पूछा, जिस समय आर्यन इस शीशी में से दवाई खा रहा था, बुआ जी कहाँ थी? क्या और कोई भी नहीं था इस रूम में? शुभम ने कहा, नहीं, बुआ जी वॉशरूम में थी। शुभम की बात सुनकर नर्स घबरा गई और उसने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया और बोली, डॉक्टर साहब आप फौरन मिस्टर बजाज के रूम में आ जाइए, वहाँ बच्चे ने उनकी दवाई खा ली है। नर्स की कॉल के बाद डॉक्टर दादाजी के रूम में आए और नर्स से बोले, तुम्हें कैसे लगता है कि उसने इस शीशी में से दवाइयां खाई हैं? नर्स ने शीशी दिखाई और कहा, ये शीशी कल ही खुली है और आज आप देखिए थोड़ी खाली लग रही है। डॉक्टर ने आर्यन का चेकअप कर उसे फौरन इमरजेंसी में शिफ्ट करने के लिए कहा। आर्यन को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करने के बाद डॉक्टर और उसका स्टाफ कोशिश कर रहे थे कि आर्यन को उल्टियां हों ताकि दवाई का असर शरीर से कम हो सके। आर्यन को ग्लूकोज की ड्रिप लगाई गई। यशिका परेशान इधर से उधर रूम के बाहर घूम रही थी। तभी शुभम ने पूछा, मम्मा क्या हुआ है आर्यन को? वो ठीक तो हो जाएगा ना? यशिका शुभम की बात सुनकर आंखों में आंसू ले आई। शुभम ने आगे कहा, पापा को जब मालूम होगा तो हमें डांट पड़ेगी, वो बहुत गुस्सा होंगे, है ना? यशिका शुभम के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, नहीं बच्चा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना। यशिका की आंखों से आंसू टपकने लगे। तभी उसे मानव का ख्याल आया और उसने मानव को कॉल मिलाई और बोली, मानव तुम इस समय कहाँ पर हो? क्या हॉस्पिटल आ सकते हो? यशिका की बात सुनकर मानव समझ गया कि कुछ टेंशन वाली बात है और पूछा, हाँ यशिका कहो, क्या बात है? तुम्हारी आवाज से कुछ परेशानी झलक रही है, बात क्या है? मानव की आवाज सुनते ही यशिका रोने लगी। यशिका की रोने की आवाज सुनकर मानव और घबरा गया। फिर बोला, क्या बात है यशिका, तुम क्यों रो रही हो? मानव के सवालों का डरते हुए यशिका ने जवाब देते हुए कहा, मानव वो बच्चे। यशिका कुछ बता नहीं पाई, बस रोते हुए सिर्फ इतना कहा, मानव प्लीज जल्दी से आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा मन घबरा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, प्लीज तुम आ जाओ मानव, प्लीज तुम आ जाओ। इतना सुनते ही मानव घबरा गया और उसने यशिका से कहा, हाँ मैं बस पहुंच रहा हूँ, 10 मिनट में तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता हूँ। मानव की बात सुनकर यशिका ने कहा, ठीक है मानव, और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इधर मानव जब हॉस्पिटल जा रहा था तो उसने रास्ते पर से ही वानी को कॉल करके कहा, हेलो वानी। उधर से वानी बोली, हाँ मानव कैसे याद किया? मानव ने कहा, वानी सुबह तुमने मुझसे किसी इन्वेस्टर के बारे में बात की थी। वानी ने कहा, हाँ तो लेकिन इस सिलसिले में अब बात करने से क्या फायदा, तुमने तो सुबह मुझे मना कर दिया था। मानव ने कहा, उस समय मुझे नहीं लगा था कि जरूरत पड़ेगी, लेकिन अब महसूस हुआ, मैं तैयार हूँ वानी उस इन्वेस्टर से मिलने के लिए। मानव की बात सुनकर वानी बोली, मानव वो मेरी भूल थी जो मैंने तुम्हें किसी इन्वेस्टर के बारे में बताया, तुम बड़े आदमी हो, तुम कहाँ हमारे बताए हुए किसी छोटे इन्वेस्टर से मिलोगे। वानी की बात सुनकर मानव समझ गया कि इस समय वानी गुस्से में थी, इसलिए तंज कस रही थी। मानव ने उससे कहा, वानी कम से कम तुम तो इतना एटीट्यूड मत दिखाओ। वानी बोली, एटीट्यूड और मैं तो उल्टा तुम्हारी मदद के लिए आगे बढ़ी। मानव ने कहा, सॉरी अगर तुम्हें मेरी बात का बुरा लगा हो, उस समय मैं थोड़ा जल्दी में था और परेशान थी। मानव की बात पर वानी बोली, शायद मैं तुम्हारी उस परेशानी को कम करने के लिए ही प्रपोजल लेकर आई थी, पर तुमको तो। मानव ने वानी की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं, बस उस समय परेशानी में दिमाग ने काम नहीं किया, शायद इस वजह से मैंने तुम्हें सही जवाब ना दिया हो। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। वानी अपना गुस्सा कम करते हुए बोली, कोई बात नहीं मानव, नो इश्यूज। मानव ने आगे कहा, प्लीज मुझे उस इन्वेस्टर से मिला दो, नाउ आई एम रेडी टू मीट विद हिम। मानव की बात का जवाब देते हुए वानी बोली, कल मैं अपने दोस्त हर्ष से बात करती हूँ, क्योंकि हर्ष ही तुम्हें उन इन्वेस्टर से मिलवा सकता है। मानव ने वानी की बात सुनकर कहा, ठीक है वानी, तुम चाहो तो मुझे हर्ष का नंबर भी दे सकती हो, मैं उससे बात कर लेता हूँ, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा, तुम बस मेरा इतना सा काम करवा दो, अगर इन्वेस्टर मान गया तो मैं अपना नया बिजनेस शुरू कर पाऊंगा, हो सकता है हमारी सारी परेशानियां जल्दी ही खत्म हो जाएं। वानी बोली, हाँ मानव, एनीथिंग फॉर यू, वैसे भी तुम तो मेरी बहन के पति हो ना, तो मेरी ड्यूटी बनती है तुम लोगों की इस परेशानी में हेल्प करने की। मानव के हाँ कहते ही वानी खुश हो गई थी और उसने मानव को जवाब दिया, ठीक है मैं उससे बात करके तुमको बताती हूँ। कहते हुए वानी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और ये गुड न्यूज देने के लिए हर्ष को कॉल मिलाई। उधर मानव हॉस्पिटल के रास्ते पर था तो इधर हॉस्पिटल में यशिका रूम के बाहर वेटिंग चेयर पर बैठी है। यशिका को इस समय बहुत अकेलापन लग रहा था। शिखा कुछ पेपर्स की फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए रिसेप्शन पर गई हुई थी और यशिका के साथ बुआ जी भी नहीं थी। आर्यन की हालत देखकर यशिका बहुत परेशान थी और वहीं बैठे बैठे रोने लगी। यशिका बार बार मोबाइल पर घड़ी देख रही थी और मन ही मन घड़ी देखते हुए बोली, पहले ही क्या कम परेशानियां थी जो एक और नई परेशानी खड़ी हो गई। मानव को भी कितना समय लग गया, कहाँ अटक गया मानव, मैंने तो उसे जल्दी आने के लिए कहा था। अभी यशिका ये सब सोच ही रही थी कि उसने देखा सामने से कंपाउंडर आया। उस व्यक्ति की चाल बहुत अजीब सी थी। उस व्यक्ति की चाल बता रही थी कि ये कोई कंपाउंडर नहीं, लेकिन उसने कंपाउंडर जैसे कपड़े पहने हुए थे। अजीब सी चाल से वो उसके सामने से निकला। यशिका सोचने लगी, ये कंपाउंडर इस तरह से क्यों चल रहा है। यशिका अपने आप पर ही चेपी और मन ही मन बोली, पता नहीं क्या हुआ है मुझे, मैं आजकल हर किसी को शक की निगाह से देख रही हूँ। अभी यशिका ये सब सोच ही रही थी कि उस कंपाउंडर ने यशिका के आगे से निकलते समय गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया, बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो। यशिका ने नजरें उठाकर उस कंपाउंडर की तरफ देखा। कंपाउंडर का मुंह दूसरी तरफ था, लेकिन यशिका ने महसूस किया कि उस कंपाउंडर के कपड़ों से ठीक वैसी ही परफ्यूम की खुशबू आ रही है जैसी उसने उस दिन कार में महसूस की थी। यशिका झटके के साथ बुदबुदाते हुए खड़ी हुई। ये तो वही परफ्यूम की खुशबू है जो उसने मेरी कार से भी आ रही थी। यशिका अपनी सीट से एकदम खड़ी हो गई और उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया। कंपाउंडर इस बीच किधर गया यशिका ध्यान नहीं दे पाई। वो 2-4 कदम इधर उधर गई और फिर वापस थक हार कर बैठने लगी। तभी उसकी नजर उसकी बराबर वाली सीट पर एक कागज के टुकड़े पर गई। यशिका ने फौरन वो कागज का टुकड़ा उठा लिया। वो कागज का टुकड़ा और कुछ नहीं बल्कि एक वी कार्ड था जिस पर लिखा था, तुम रोते हुए भी बहुत खूबसूरत दिखती हो, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पढ़ते ही यशिका घबरा गई और उसने सब तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन कोई नहीं दिखाई दिया। वो तेज कदमों से चलकर लॉबी के दूसरे सिरे पर भी गई।
लेकिन फिर निराशा ही हाथ लगी। यशिका ने एक बार फिर से उस वी कार्ड को पढ़ा। उसमें लिखी हुई लिखावट वैसी ही थी जैसी अब तक उसने दूसरे नोट्स में पढ़ी थी। यशिका का सर चकराने लगा। वेटिंग चेयर पर बैठकर यशिका आर्यन की तबीयत ठीक होने का इंतजार कर ही रही थी कि यशिका के दिमाग में बार बार उस कंपाउंडर की छवि घूमने लगी। यशिका ने मन ही मन सोचा, क्या करूं, मानव को इस बारे में कुछ बताऊं या नहीं। लेकिन उसका दूसरा मन कह रहा था, मानव तो पहले से ही इतना परेशान है, कम से कम तुम तो यशिका मानव की परेशानी मत बढ़ाओ। इतना सोचने के बाद यशिका ने एक बार फिर मानव से उस आदमी और परफ्यूम के बारे में कुछ भी बताना ठीक नहीं समझा। लेकिन यशिका ने मन ही मन सोचा, हो ना हो कोई तो है जो मेरा पीछा कर रहा है। कहीं इन कुछ महीनों में ये सारी घटनाओं के पीछे उस आदमी का हाथ तो नहीं। मुझे कभी ना कभी तो मानव को सब बताना ही पड़ेगा, ऐसे कब तक चलेगा। यशिका काफी परेशान थी, दिल और दिमाग साथ नहीं दे रहे थे। फिर उसने खुद से कहा, इस समय जो परेशानी है मुझे सिर्फ उस पर फोकस करना चाहिए। इस समय मानव से कहना सही नहीं रहेगा, पता नहीं वो इस बात को किस तरह से ले ले और कैसे याद करे। अभी यशिका उस नोट को हाथ में लिए हुए खड़ी थी और सोच रही थी कि इस नोट का क्या करे क्या नहीं, मानव को बताना ठीक होगा या नहीं। तभी उसे सामने से मानव आता हुआ दिखाई दिया। यशिका ने एक बार उस नोट को देखा, फिर मानव को देखा और फिर फटाफट उस नोट को अपनी मुट्ठी में दबाया। फिर यशिका ने मानव के उसके नजदीक आने से पहले उस नोट को पर्स में छुपा लिया। मानव दौड़ता हुआ यशिका के पास पहुंचा और आकर पूछा, क्या हुआ यशिका, सब खैरियत तो है ना। यशिका पहले ही घबराई हुई थी। उसने खुद को शांत करते हुए बोला, वो बच्चे। यशिका कुछ बोलने की कोशिश कर ही रही थी कि मानव ने कहा, क्या हुआ है बच्चों को, कुछ बोलोगी भी, कहाँ है बच्चे, तुम्हारा ना बोलना मेरे दिल की घबराहट बढ़ा रहा है। यशिका मानव के सीने से लगकर रोने लगी। कौन है वो व्यक्ति जो बार बार यशिका का पीछा कर रहा है, क्या यशिका जान पाएगी। फोन पर बात करते समय यशिका रोई जा रही थी। उसे इस तरह रोता हुआ देख मानव इतना घबरा गया कि मानव ने बिना देर किए फौरन अपने ऑफिस से बाहर आया और कार से हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ा। इधर घबराकर मानव ऑफिस से बाहर निकला और उधर वेटिंग चेयर पर बैठी हुई यशिका उस वी कार्ड के लिए सोच रही है। यशिका काफी परेशान है, मन दिमाग का साथ नहीं दे रहा, दिमाग मन का। फिर उसने खुद से कहा, ये आदमी कौन है और इसे कैसे पता चलता है कि मैं कहाँ पर हूँ, ये मुझसे क्या चाहता है, मेरा पीछा क्यों कर रहा है। इस आदमी के बारे में मैं किसको बताऊं, क्या मानव से कहना सही रहेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं किसी चक्रव्यूह में फंसी जा रही हूँ। अभी यशिका इस नोट को हाथ में लिए खड़ी थी और सोच रही थी कि इस नोट का क्या करे क्या नहीं, मानव को बताना ठीक होगा या नहीं। इधर यशिका उस वी कार्ड के लिए सोच रही है तो इसी बीच मानव हॉस्पिटल पहुंच गया। उसने हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी पार्क की, फिर लगभग दौड़ता हुआ यशिका के पास पहुंचा। यशिका ने सामने से मानव को आता हुआ देख एक बार उस नोट को देखा, फिर मानव को देखा और फिर फटाफट उस नोट को अपनी मुट्ठी में दबा लिया। मानव ने यशिका के नजदीक आकर पूछा, क्या हुआ यशिका, सब खैरियत तो है ना। यशिका पहले ही घबराई हुई थी और मानव को देख उसकी रुलाई छूट गई। यशिका के मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। यशिका नहीं समझ पा रही थी कि वो मानव को कैसे बताए। उसने खुद को संयत करते हुए बोला, वो मानव, वो बच्चे। यशिका कुछ बोलने की कोशिश कर ही रही थी कि मानव ने कहा, क्या हुआ है बच्चों को, कुछ बोलोगी भी, कहाँ है बच्चे, तुम्हारा इस तरह बोलना मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा रहा है। यशिका मानव के सीने से लगकर रोने लगी। यशिका को इस तरह रोता हुआ देख मानव घबरा गया। उसने दोबारा यशिका को झिझोड़ते हुए पूछा, बताओ क्या हुआ है दोनों बच्चों को, कहाँ है दोनों। यशिका घबरा गई और घबराहट में बोली, दोनों बच्चों को नहीं मानव, सिर्फ। यशिका बोलना चाह रही थी लेकिन उसके हल्क से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। मानव ने उसको कस के पकड़कर हिलाते हुए कहा, साफ साफ बोलो, क्या कहना चाह रही हो, क्या हुआ है। यशिका ने खुद को संभालते हुए मानव से कहा, वो आर्यन को। मानव आर्यन का नाम सुनते ही सख्ते में आ गया और बोला, क्या हुआ आर्यन को। यशिका सुबकते हुए बोली, आर्यन ने दादाजी की दवाई खा ली। मानव को यह सुनकर धक्का लगा। वो बोला, दवाई खा ली, कैसे, कब। यशिका बोली, जब बच्चे दादाजी के रूम में खेल रहे थे। मानव ने तल्खी के साथ पूछा, बाकी सब कहाँ थे। इस पर यशिका ने कहा, मालूम नहीं, मैं उस समय हॉस्पिटल में नहीं थी। मानव ने पूछा, तुम उस समय हॉस्पिटल में नहीं थी तो कोई तो होगा उनके साथ। यशिका ने कहा, हाँ बुआ जी थी। मानव ने यशिका की बात अनसुनी कर पूछा, ये बताओ अब इस समय आर्यन कहाँ पर है। घबराते हुए यशिका बोली, डॉक्टर आर्यन को इमरजेंसी वार्ड में लेकर गए हैं। इतना सुनते ही मानव फ्रस्ट्रेट हो गया और उसने फ्रस्ट्रेशन में आकर दीवार पर जोर से हाथ मारा और गुस्से में हाथ मारते हुए कहा, फिर एक नई मुसीबत, ये प्रॉब्लम्स खत्म क्यों नहीं हो रही, एक जाति नहीं दूसरी तैयार खड़ी होती है, पता नहीं कब तक चलेगा ये सब, थक गया हूं मैं। यशिका ने मानव को दिलासा देने के लिए उसकी पीठ पर हाथ रखा लेकिन मानव ने उसे झटक दिया और चिढ़ते हुए कहा, अब दिलासा देने से क्या होगा यशिका, क्या जरूरत थी तुम्हें बच्चों को हॉस्पिटल में छोड़ने की। यशिका को मानव का इस तरह से बोलना बहुत अटपटा लगा। उसने मानव से कहा, मानव ये तुम क्या कह रहे हो, तुमको तो मालूम ही है आजकल बच्चे कितने डिस्टर्ब थे। और अभी यशिका कुछ बोल ही रही थी कि मानव ने तपाक से बीच में उसकी बात काटते हुए कहा, और क्या। यशिका अपनी बात पूरी करते हुए बोली, यही मानव की तुमने ही मुझे कहा था बच्चे घर पर अकेलापन महसूस करते हैं। यशिका की बात सुनकर मानव ने नाराजगी के साथ यशिका की तरफ देखा और फिर कहा, क्या मैंने तुमसे कहा था बच्चों को हॉस्पिटल छोड़ दो। तुम समझो, मेरी उस बात का मतलब ये तो कतई नहीं था कि तुम यहाँ उनको हॉस्पिटल में अकेला छोड़ दो, थोड़ा तो दिमाग से काम लेती। इस पर यशिका ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, अकेला, बुआ जी थी ना उनके साथ। फिर थोड़ा रुककर बोली, पर मानव ये भी तो सोचो। यशिका अभी कुछ बोलती उससे पहले ही मानव ने बोला, क्या क्या सोचूं मैं, परेशान हो गया हूँ। इस पर यशिका ने कहा, मानव तो मैं कौन सा खुश हूँ, मैं भी परेशान हूँ और मैं कोई ऐसे ही नहीं गई, तुम्हें भी मालूम है कि कोर्ट गई थी जरूरी काम से, वरना मैं बच्चों को इस तरह से अकेला नहीं छोड़ती। अभी मानव और यशिका के बीच बहस हो ही रही थी कि तभी बुआ जी वहां आ गई
और उन दोनों को इस तरह से बहस करते हुए देखकर बुआ जी ने नजदीक आकर कहा, बस बस बहुत हो गया। ये क्या वक्त है आपस में इस तरह से लड़ने का? बुआ ने उन लोगों की तरफ गंभीरता से देखते हुए आगे कहा, ये मत भूलो कि तुम लोगों की जरा सी भी नादानी तुम पर इस समय भारी पड़ सकती है। यशिका और मानव को अपने इस तरह से व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस हुई। दोनों ने बुआ जी से कहा, सॉरी सॉरी। पर बुआ जी ने कहा, ये आपस में लड़ने का समय नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ खड़े रहने का समय है। अरे मत भूलो कि पहले भी तुम लोग इस तरह से आपस में झगड़े तो लोगों ने उसका फायदा उठाया और शायद इन सब कारणों से आज भी झमेले में फंसे हुए हो। बुआ जी की बात सुनकर यशिका ने कहा, नहीं अब ऐसा नहीं होगा। अभी बुआ जी दोनों को समझा रही थी कि इसी बीच मानव को इमरजेंसी वार्ड से डॉक्टर निकलते हुए दिखे। मानव डॉक्टर को इमरजेंसी वार्ड से निकलता हुआ देखकर खड़ा हो गया और डॉक्टर के नजदीक जाकर डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब अब आर्यन कैसा है? ठीक तो हो जाएगा ना? डॉक्टर ने मानव की तरफ देखा, फिर मानव की बात का जवाब देते हुए डॉक्टर ने कहा, बच्चा ठीक है, उसे आज हम हॉस्पिटल में अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। आर्यन को अभी ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा ये पता चलते ही यशिका और मानव परेशान हो गए और डॉक्टर से बोले, डॉक्टर अंडर ऑब्जर्वेशन? लेकिन क्यों? डॉक्टर ने जवाब दिया, देखिए मिस्टर मानव, बात ऐसी है कि बच्चे ने दादाजी की जो दवाइयां खाई थी उससे उसको फूड पॉइजनिंग हो गई थी, लेकिन अब वो खतरे से बाहर है। कहते हुए डॉक्टर आगे बढ़ गए और डॉक्टर की इस बात को सुनकर मानव और यशिका के दिल को राहत मिली। डॉक्टर अभी 2 कदम आगे बढ़े ही थे कि फिर वापस पीछे मुड़कर देखा और मानव और यशिका से बोले, वैसे मैं पूछना चाहता हूँ कि बच्चे के साथ इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? यशिका ने धीरे से बस इतना कहा, अब बच्चों का पूरा ध्यान रखा जाएगा, आगे से ये गलती नहीं होगी। यशिका की बात पर डॉक्टर ने कहा, दैट्स बेटर, और फिर डॉक्टर वहां से चले गए। जिस समय यशिका और मानव में बहस हो रही थी उनका ध्यान शुभम पर नहीं गया, लेकिन डॉक्टर के जाने के बाद तभी यशिका को ध्यान आया कि शुभम नहीं दिख रहा। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो वो वहीं साइड में बैठकर रो रहा था। ये देखते ही यशिका उसके पास आई और बोली, क्या हुआ बेटा, इधर आओ, इस तरह से क्यों रो रहे हो? इस पर शुभम ने कहा, कुछ भी सही तो नहीं हो रहा मम्मा। यशिका अपने बच्चे की इस बात से हैरान है। उसने उसे समझाते हुए कहा, क्या सही नहीं हो रहा बच्चे? इस पर शुभम बोला, सब कुछ गलत हो रहा है, देखो ना अब तो आप दोनों भी लड़ रहे हो। यशिका ने शुभम को समझाते हुए कहा, बच्चा लड़ नहीं रहे थे हम लोग, बस बात कर रहे थे। शुभम ने कहा, मम्मा एक बात बोलूं? यशिका ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा। यशिका की बात पर शुभम ने यशिका को कसकर पकड़ा और उससे कहा, आप लोग लड़ते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। यशिका ने मायूसी में शुभम के सिर पर हाथ फेरा और कहा, सॉरी बेटा, हमारी वजह से आपका दिल दुखा, आगे से ऐसा नहीं होगा, चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। यशिका की बात सुनकर शुभम ने कहा, कुछ भी सही नहीं है, देखो आर्यन भी बीमार हो गया, सब पहले जैसा क्यों नहीं है? यशिका शुभम को समझाते हुए बोली, बेटा आई प्रॉमिस अब हम नहीं लड़ेंगे, वी आर वेरी सॉरी, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। अभी यशिका आर्यन को समझा ही रही थी कि बुआ जी बोली, मानव और यशिका तुम दोनों एक काम करो, तुम शुभम को लेकर घर जाओ, यहाँ हॉस्पिटल में मैं और शिखा हैं, हम दोनों संभाल लेंगे। बुआ जी की बात पर यशिका ने कहा, नहीं नहीं मैं रुक जाती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इस पर बुआ जी ने कहा, बात दिक्कत की नहीं, बात सदमे की है, देखो शुभम कितना डरा हुआ है। यशिका बोली, लेकिन मैं आर्यन के पास रुकना चाहती हूँ। बुआ जी की बात सुनकर मानव भी बोला, आर्यन ठीक हो जाए तो हम लोग चले जाएंगे। यशिका और मानव की बात सुनकर शिखा ने कहा, नहीं तुम लोग घर जाओ, देखो आर्यन के पास मैं और बुआ जी हैं, उसकी चिंता मत करो, तुम लोग शुभम की तरफ देखो, देखो शुभम इस समय घबराया हुआ है, इस समय उसे तुम्हारी जरूरत है। मानव को शिखा की बात ठीक लगी। मानव यशिका से बोला, आओ यशिका चलते हैं। यशिका ने प्यार से शुभम के बालों में हाथ फेरा। शिखा और बुआ जी से कहा, जैसा आप लोग कहें। मानव ने बुआ जी से कहा, ठीक है, कोई भी परेशानी हो तो प्लीज कॉल कीजिएगा। फिर मानव और यशिका बुआ के कहने पर अस्पताल से निकल गए। अभी मानव और यशिका हॉस्पिटल से निकल ही रहे हैं कि इसी बीच मानव के मोबाइल पर बैंक से कॉल आई। मानव ने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से आवाज आई, मिस्टर मानव मैं बैंक से बोल रहा हूँ। मानव ने कहा, हाँ जी बताइए। इस पर मैनेजर ने कहा, मिस्टर मानव ये एक कर्टसी कॉल है, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि कल आपके घर की नीलामी है। मैनेजर की बात सुनकर मानव को झटका लगा। उसने अपनी आवाज पर कंट्रोल करते हुए कहा, ठीक है मैनेजर साहब। मैनेजर ने आगे कहना शुरू किया, मिस्टर मानव आपको पूरा प्रोसीजर तो मालूम है ना? मानव ने कहा, हाँ थोड़ा थोड़ा। बैंक मैनेजर ने आगे कहा, इस घर को बिकने के बाद जो भी पैसे आएंगे उनसे आपने जो लोन लिया था उस लोन अमाउंट को पहले भरा जाएगा। और मानव ने बीच में ही पूछा, और क्या मैनेजर साहब? मैनेजर बोला, फिर सारा लोन अमाउंट निकालने के बाद भी अगर पैसे बचते हैं तो वो पैसे आपके होंगे, उन पर आपका अधिकार होगा। मैनेजर की बात सुनकर मानव ने मैनेजर से कहा, ओके मैनेजर साहब जैसा आप ठीक समझे। इधर मानव बैंक मैनेजर से बात कर रहा है तो उधर इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन में अपनी चार्जशीट फाइल करना चाहता है। इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल को बुलाकर पूछा, चार्जशीट से संबंधित सभी फॉर्मेलिटीज पूरी है ना? इंस्पेक्टर की बात पर कांस्टेबल ने जवाब दिया, जी सर लगभग सभी पेपर्स रेडी हैं। इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल से पूछा, और वो फुटेज वाला वीडियो? कांस्टेबल ने कहा, चेक कर रहा हूँ सर। कुछ सेकंड बाद कांस्टेबल ने आकर इंस्पेक्टर से कहा, सर वैसे तो सब कुछ रेडी है लेकिन वो जो वीडियो वाला फुटेज था वो नहीं मिल रहा। इंस्पेक्टर ने नजरों को तरेड़ते हुए कांस्टेबल से पूछा, क्या मतलब, ऐसे कैसे फुटेज नहीं मिल रहा? इस पर कांस्टेबल ने डरते हुए कहा, सर मुझे लगता है वो जो वीडियो वाला फुटेज था वो शायद डिलीट हो गया। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर ने गुस्से में बोला, ऐसे कैसे वीडियो डिलीट हो सकता है, ध्यान से देखो, जाओ। इंस्पेक्टर की बात पर कांस्टेबल ने कहा, सर मैंने अच्छी तरह से देख लिया है, वो फुटेज डिलीट हो चुका है। कांस्टेबल की बात पर इंस्पेक्टर ने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर इंस्पेक्टर ने भी इस फुटेज को चेक किया। उसके बाद कांस्टेबल से बोले, मेरे ख्याल से ओरिजिनल सोर्स से शायद हम ये फुटेज ले सकते हैं, वहां तो होगा, कोशिश करो ओरिजिनल सोर्स से हमें वीडियो मिल जाए।
इधर इंस्पेक्टर वीडियो वाला फुटेज ढूंढ रहे हैं तो उधर श्रद्धा गुस्से में अपने रूम में घूम रही है। श्रद्धा मन ही मन बोल रही है, मुझे निखिल से ऐसी उम्मीद नहीं थी। श्रद्धा काफी अपसेट है। उसे आज निखिल की बातों ने बहुत हर्ट किया है। बार बार श्रद्धा के दिमाग में निखिल के बोले हुए शब्द घूम रहे हैं कि ये बच्चा कहाँ से आ गया, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था। इन शब्दों को बार बार सोचकर श्रद्धा के मन में निखिल के लिए कड़वाहट आ रही है। टहलते टहलते श्रद्धा रुकी, टेबल पर रखे जग से ग्लास में पानी डाला और गटागट पिया। फिर दोबारा से कमरे में टहलना शुरू किया। निखिल का ख्याल आते ही उसके माथे पर बल पड़ गए और श्रद्धा गुस्से में टहलते टहलते अपने आप से बोली, निखिल इतनी आसानी से अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकता, उसे इस बच्चे को अपनाना होगा। इतना बोलते हुए श्रद्धा ने अपने पेट पर हाथ रखा, फिर बोली, कहीं वो ये तो नहीं सोच रहा कि वो यशिका से दोस्ती कर लेगा? अगर वो ऐसा सोच रहा है तो निखिल ना जाने कितने बड़े भ्रम में जी रहा है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं अपने इस बच्चे को नहीं गिराऊंगी। पेट पर हाथ रखे हुए श्रद्धा ने उस नन्ही जान के अस्तित्व को महसूस करने की कोशिश की, जिसका अभी ये नहीं मालूम कि उसने इस दुनिया में कदम रखना भी है कि नहीं। फिर श्रद्धा बुदबुदाते हुए बोली, निखिल को हर हालत में मुझसे शादी करनी पड़ेगी। मुझे और मेरे बच्चे को अपनाना पड़ेगा। क्या निखिल श्रद्धा से शादी करेगा? इधर मानव से बात करने के बाद वानी ने हर्ष को फोन मिलाया। हर्ष, जिसे पहले से ही पूरी उम्मीद थी कि वानी उसे कॉल करेगी, वानी की कॉल देखते ही खुश होते हुए बोला, यस आई नो। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं दाना फेंकूं और मछली जाल में ना फंसे। हर्ष की बहन सामने बैठी हुई हर्ष को लगातार पूछ रही है। हर्ष ने लपक कर कॉल रिसीव की और मस्करी करते हुए बोला, हाँ कहो वानी डियर, कैसी हो तुम? तुम्हारा भी मेरे बिना मन नहीं लगता। हर्ष की बात सुनकर दूसरी तरफ से वानी ने कहा, ओ हेलो कम ऑन, ऐसा भी नहीं है हर्ष, कोई गलतफहमी मत पाल लेना। वानी की बात सुनकर हर्ष ने पूछा, तो बताओ ना तुमने कैसे याद किया? इस पर वानी ने जवाब देते हुए कहा, दरअसल हर्ष तुमने ही मुझे मानव से बात करने के लिए कहा था, तो मैंने उसी सिलसिले में तुम्हें कॉल की है। हर्ष ने छोटा सा जवाब दिया। अच्छा तो क्या रिजल्ट रहा? वानी ने कहा, तुम्हारी ये गुड न्यूज है। हर्ष अपने अंदर की खुशी को छुपाते हुए बोला, क्या गुड न्यूज वानी? हर्ष की बात का जवाब देते हुए वानी बोली, मानव इस इन्वेस्टर से बात करने के लिए मान गया है। इतना सुनते ही हर्ष एकदम से एक्साइटेड हो गया और एक्साइटेड होकर बोला, ठीक है बहुत बढ़िया वानी, थैंक यू सो मच। मैंने तो पहले ही कहा था कि थोड़ा धीरज रखो, वो मान जाएगा। मैं उन्हें आज ही उस आदमी से मिलवा देता हूँ। हर्ष की बात सुनकर वानी ने कुछ सोचा और बोली, हर्ष इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा रुक जाओ। वानी की बात सुनकर हर्ष को बहुत हैरानी हुई। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई और उसने हैरानी के साथ पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रही हो वानी? तो वानी ने कहा, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मेरा तो सिर्फ इतना सा मतलब है कि आज ही तो उन्होंने कहा है, कभी उनका विचार बदल जाए, इसलिए उन्हें एक बार थोड़ा सा सोचने का समय और दे दो। वैसे भी मेरा मानना है हर्ष की जल्दी का काम खराब ही होता है, इसीलिए बोल रही हूँ कि इतनी भी जल्दी क्या है, सामने वाले को खुद तुम्हारी जरूरत पड़ने दो। मानव जब दोबारा मुझसे कहेगा तो मैं तुम्हारी बात करा दूंगी। उम्मीद है तुम मेरी बात समझ रहे होंगे, बाकी तुम्हें जैसा ठीक लगे। और ये कहकर वानी ने फोन रख दिया। इधर वानी ने फोन रखा, उधर घर पर हर्ष की बहन जो इतनी देर से उसकी बातें सुन रही थी खुद पर काबू नहीं कर पाई और हर्ष से उसकी बहन ने पूछा, भाई मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। हर्ष ने अपनी बहन की तरफ देखा और गर्दन हिलाते हुए पूछा, क्या बात समझ में नहीं आ रही? हर्ष की बहन ने हाथ घुमाते हुए कहा, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आप असल में करना क्या चाहते हो। बहन की बात सुनकर हर्ष मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए बोला, यार तू भी हद है, मेरी बहन होकर तू ये सवाल कर रही है, सब कुछ साफ साफ तो है, इसमें नहीं समझ आने वाली कौन सी बात है भला? हर्ष की बात सुनकर उसकी बहन दोबारा अपने कंधों को उचकाते हुए बोली, भाई आप एक तरफ तो मानव को पैसा दिला रहे हो और हर्ष ने प्रश्न भरी नजरों से अपनी बहन की तरफ देखा। हर्ष की बहन ने आगे कहा, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आपको मानव को पैसा दिलाने से क्या हासिल होगा। बहन की बात सुनकर हर्ष मुस्कुराया। हर्ष का मुस्कुराना उसकी बहन को बहुत अजीब सा लगा। हर्ष की बहन चिढ़ते हुए बोली, यूं ही मुस्कुराते रहोगे या कुछ बोलोगे भी? एक तो मैं आपसे बात पूछ रही हूँ और आप ऐसे मुस्कुरा रहे हो जैसे कि मैंने पता नहीं क्या पूछ लिया। हर्ष ने मजाकिया लहजे में कहा, तुझे सारी बात क्यों ही जाननी है? हर्ष की बहन बोली, भाई मेरे मन में कुछ सवाल है जो मुझे परेशान कर रहे हैं। भाई अब आप ही देखो ना, आप मानव को इतना बड़ा लोन दिलवा रहे हो, इससे तो अच्छा है कि आप खुद के लिए लोन ले लो। इतना सुनते ही हर्ष खिलखिलाकर हंस पड़ा। हर्ष को इस तरह से हंसता हुआ देखकर उसकी बहन को बहुत उड़न हो रही थी। उसने हर्ष से कहा, बाय द वे मैंने कोई ऐसा जोक भी नहीं मारा जो आप हंस रहे हो। हर्ष ने अपनी हंसी को दबाते हुए कहा, हाँ तूने जोक तो नहीं मारा, लेकिन तूने जोक से कम भी तो कोई बात नहीं करी। अच्छा एक बात बताओ, मैं कौन हूँ? हर्ष की बहन ने उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए कहा, ये कैसा सवाल है? हर्ष ने कहा, मैं जो पूछ रहा हूँ तुम उसका जवाब दो। इस पर हर्ष की बहन ने कहा, ऑब्वियसली हर्ष। अपनी बहन की बात का जवाब देते हुए हर्ष ने कहा, राइट ठीक है, तो अब तुम ही बताओ, मैं कोई टाटा बिरला या अंबानी तो हूँ नहीं, तो कोई मुझे क्यों लोन देगा, वो भी इतना बड़ा लोन? अरे भाई उसका नाम मानव बजाज है और वो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है। इस पर हर्ष की बहन ने रुखाई से कहा, हाँ तो? अपनी बहन की बात का जवाब देते हुए हर्ष बोला, तभी तो मैं उसको लोन दिला रहा हूँ, लोन दिलाने से मैं उसके क्लोज आऊंगा। इस पर हर्ष की बहन ने पूछा, उससे आपका क्या फायदा होगा भाई? हर्ष ने अपनी बहन के सवालों से परेशान होते हुए कहा, अब बस भी करो, तुम नहीं समझोगी, अभी तुम ये सब समझने के लिए छोटी हो। अपने भाई का जवाब सुनकर हर्ष की बहन को बहुत बुरा लगा। उसने मुंह बनाते हुए हर्ष से कहा, पता नहीं आप अपने आप को क्या समझते हो, जरा सा कुछ पूछ लो तो ऐसे बुरा लगेगा जैसे कि मैंने तुमसे तुम्हारी कोई अमानत मांगी। अपने को बहुत बड़ा बनता है, मैं भी देखती हूँ, वो हम बाद में देख लेंगे कि कौन क्या है। और फिर वो ये कहकर पैर पटकते हुए वहां से चली गई। इधर हर्ष की बहन पैर पटकते हुए अपने कमरे में जा रही है तो उधर वानी की माँ और रवि वर्मा दोनों अपने घर में लिविंग एरिया में बैठे हैं। वानी की माँ किसी से फोन पर बात करते हुए मुस्कुरा रही है। तभी किसी बात पर वानी की माँ बोली, अच्छा जी, हाँ जी ठीक है, हाँ जी ठीक है, तो इस सोमवार को हम आपसे मिलते हैं। और ये कहते हुए उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही रवि वर्मा ने पूछा, क्या कर रही हो वानी की माँ, बड़ा चहक रही हो। इस पर वानी की माँ अपनी गोद में रखी एल्बम दिखाते हुए बोली, देख नहीं रहे हो कि मैं कुछ जरूरी काम कर रही हूँ। रवि वर्मा बोले,
हाँ, वही तो जानना चाह रहा हूँ, क्या जरूरी काम कर रही हो? इस पर रवि वर्मा की पत्नी ने उन्हें एल्बम दिखाते हुए कहा, ये लड़कों की फोटो की एल्बम और उनके कॉन्टैक्ट नंबर है। इतना बोलते बोलते वानी की माँ ने फिर एक कॉल मिलाई और उनसे कहा, हाँ जी, मैं मिसेस रवि वर्मा बोल रही हूँ। मैंने बात की थी ना आपसे अपनी बेटी के विषय में। हाँ, आपने कुछ डिसाइड किया? दूसरी तरफ से जवाब मिलने पर वानी की माँ ने कहा, ठीक है, तो फिर हम इस फ्राइडे मिलते हैं। हाँ जी, अच्छा, नमस्कार। और फिर कॉल काट दी। रवि वर्मा जो सब समझ रहे थे फिर भी अनजान बनते हुए अपनी पत्नी से बोले, वो तो मैं देख ही रहा हूँ कि तुम्हारी गोद में लड़कों की फोटो की एल्बम है, पर करोगी क्या? अभी रवि वर्मा ने अपनी पत्नी से सवाल किया ही था कि बीच वानी भी घर आ गई। वानी ने टेढ़ी नजरों से लिविंग एरिया में बैठे अपने माँ बाप की तरफ देखा। वानी की अपनी माँ से नजरें मिली। वानी की तरफ देखते हुए तभी रवि वर्मा की बात का जवाब देते हुए वानी की माँ ने रवि वर्मा को तंज भरी आवाज में कहा, वही कर रही हूँ जो आप नहीं करते। मैं अपनी बेटी वानी के लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ। रवि वर्मा अपनी पत्नी की बात सुनकर बोले, तुम भी ना ताना मारने से बात नहीं आती। माँ की बात सुनते ही वानी ने भी अपना सिर पटका और बोली, उफ माँ, तुम भी ना। और अपनी गर्दन झटककर वो अपने रूम में जाने लगी। लेकिन अपनी बेटी की बात पर ध्यान ना देकर वानी की माँ ने वानी से कहा, वानी पहले इधर आ, देख मैं तुझे कुछ दिखाना चाहती हूँ। माँ की बात सुनकर वानी ने कहा, अभी मेरा कोई मूड नहीं है। लेकिन माँ की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा और वानी पैर पटकते हुए अपनी माँ के पास जाकर खड़ी हो गई। फिर बोली, हाँ बताओ क्या चाहती हो? तो वानी की माँ ने उसका हाथ पकड़कर पास में बैठाते हुए कहा, ले ये एल्बम देख। वानी ने बेमन से एल्बम पकड़ी और अपनी माँ की तरफ देखकर कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि वानी की माँ ने एक फोटो उठाकर कहा, वानी ये जो फोटो है ना, ये मिस्टर कपूर का लड़का है। हाइट की 5 फुट 10 इंच, MBA है और बहुत अच्छी कंपनी में जॉब में है। फ्लैट, गाड़ी, नौकर चाकर सब है। माँ की बात सुनकर वानी ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर वानी की माँ ने कहा, चल मिट्टी डाल, ले मैं तेरे को दूसरी फोटो दिखाती हूँ। इतना बोलते ही उन्होंने फिर एक और फोटो उठाई और वानी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, देख मुझे तो ये लड़का बड़ा सोना दिख रहा है। रंग भी साफ है, हाइट भी अच्छी है और घर में सबसे छोटा भी है। इसके सिर पर कोई जिम्मेदारी भी नहीं, पैसे की भी कमी नहीं। राज करेगी तू वहाँ पर। इस बार भी वानी ने कुछ जवाब नहीं दिया और एल्बम का पेज पलटा। उसके पेज पलटते ही वानी की माँ उससे बोली, चल छोड़, ये देख, ये ना शर्मा जी का लड़का है। ये भी खूब सोना है। पता है ये ना ग्रीन कार्ड होल्डर भी है। US में नौकरी कर रहा है आजकल, बहुत अच्छी कंपनी में। मुझे पता चला है कि ये एक बहुत अच्छी पोस्ट पर है। तू कहे तो मैं यही तेरी बात चलाऊं। आए दिन विदेशों की ट्रिप पर रहता है। पूरी दुनिया घूमने को मिल जाएगी तुझे इस बहाने इस लड़के के साथ। फिर कुछ सोचकर वानी की माँ रवि वर्मा की तरफ देखते हुए बोली, लोगों को पता नहीं किस बात का घमंड होता है और बिजनेस करना भी नहीं आता, करोड़ों का घाटा कर देते हैं। रवि वर्मा अपनी पत्नी की बातों को चुपचाप सुनते रहे। उनको समझ में आ रहा था कि उनकी पत्नी क्या बोल रही है। उन्होंने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। लेकिन वानी को अपनी माँ की इन बातों से बहुत चिड़न सी हो रही थी। उसने जैसे ही एल्बम बंद करना चाहा, रवि वर्मा की पत्नी ने झट से एक नई फोटो निकाली। वानी कुछ कहती उससे पहले ही नई फोटो दिखाते हुए वानी की माँ ने कहा, और ये हमारे दूर के रिश्ते की मौसी की चाचा की कजन का बेटा है। बहुत पैसे वाले लोग हैं, 4 तो फैक्ट्री है और हर एक के पास अपनी अलग अलग कारें हैं इनके घर में। किसी बात की कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तेरे पास पहनने के लिए एक से बढ़कर एक महंगे और बढ़िया कपड़े तो होंगे ही, साथ में हर समय तू सोने से भी लगी रहेगी। और सबसे बड़ी बात, इनकी कोई मांग भी नहीं है। इन्होंने तुझे शादी में देखा था, तब से तेरा हाथ मांग रहे हैं। अगर वानी तुम कहो तो मैं यहाँ बात चलाऊं। वानी को ये सुनते सुनते अब घुटन सी महसूस होने लगी थी। पर बिना इस बात की परवाह किए वानी की माँ अपनी धुन में एक के बाद एक लड़कों की फोटो दिखाई जा रही है। साथ ही पूरी फैमिली हिस्ट्री भी, लड़के का पूरा प्रोफाइल भी वानी को बता रही है। और बराबर में बैठे हुए रवि वर्मा अपनी पत्नी की इस हरकत पर मन ही मन हंसते हुए बोले, ये नहीं सुधर सकती। तभी वानी तुनक कर खड़ी हो गई। इस पर वानी की माँ ने कहा, क्या हो गया, बैठ तो सही। वानी ने अपनी माँ से कहा, प्लीज मॉम स्टॉप इट। आप भी ना एक बात के पीछे ही लग जाती हैं। वानी की माँ ने हैरानी के साथ वानी की तरफ देखा और कहा, पीछे लग जाती है? तुझे क्या शादी नहीं करनी? मैं तेरे भले के लिए ही तो कर रही हूँ ये सब। माँ की बात सुनकर वानी ने कहा, मैंने ये तो कहा कि मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि मैं इनमें से किसी भी नमूने से नहीं मिल रही। इसे क्लियर? आगे समझ या अभी और आपको समझाना है? इधर वानी शादी की बात पर अपनी माँ पर नाराज हो रही है तो उधर हॉस्पिटल से शुभम के साथ यशिका और मानव बाहर निकले। मानव ने कार का डोर खोला और यशिका और शुभम को अंदर बैठने के लिए कहा। उन दोनों के कार में बैठने के बाद मानव अपनी साइड से आकर कार में बैठा और कार स्टार्ट की। कार स्टार्ट करते हुए मानव ने शुभम से कहा, शुभम बेटा चले, बताओ कहाँ चलना चाहते हो? मानव की बात का जवाब देते हुए शुभम ने कहा, यस पापा, घर चलते हैं। मानव ने शुभम की बात का जवाब देते हुए कहा, ओके बेटा, जैसा आप चाहो। यशिका जो मानव की दूसरी साइड बैठी है, उसकी विंडो का शीशा डाउन है। दिन ढल चुका है और कार अपनी मीडियम रफ्तार पर सड़क पर चल रही है। यशिका विंडो से बाहर की तरफ देखने लगी और तभी एक कपड़ा हवा में उड़ता हुआ आकर यशिका के मुंह पर गिरा। यशिका ने चौंक कर मुंह पर से उस कपड़े को हटाया। वो एक रुमाल था। यशिका ने उस रुमाल को ध्यान से देखा। इस रुमाल का रंग सफेद है जिस पर Y और A ये नाम लिखे हैं। इस रुमाल को देखकर यशिका घबरा गई। उसने ध्यान किया तो उस रुमाल में से वही खुशबू आ रही थी जो उस दिन कार में परफ्यूम की खुशबू थी। यशिका ये देखते ही डर गई। किसका था वो रुमाल? उस पर लिखे शब्द A and Y को देखते ही यशिका क्यों डर गई? यशिका ने जैसे ही वो रुमाल देखा वो टेंशन में आ गई। उसने घबराकर कनखियों से मानव की तरफ देखा। मानव ने यशिका की तरफ ध्यान नहीं दिया था क्योंकि वो ड्राइव करने में बिजी था। यशिका के डर और घबराहट में हाथ कांपने लगे। कांपते हुए हाथों से उसने मानव देखे उससे पहले ही जल्दी से उस रुमाल को अपने पर्स में छुपाना चाहती थी, इसलिए कांपते हाथों से उसने पर्स को खोला। लेकिन डर के कारण उसकी दिल की धड़कनें भी तेज हो गई। हाथों के रोंगटे खड़े हुए साफ दिखाई देने लगे और माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई। जल्दी से उसने रुमाल को पर्स में रखा और एक लंबी सांस लेते हुए सीट से पीठ को टिकाया और आंखें बंद करके गर्दन पीछे की ओर की। यशिका को मन ही मन अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। वो चाहकर भी अपनी घबराहट पर कंट्रोल नहीं कर पा रही।
इसलिए उसने कसकर अपने हाथों को अपने से ही लपेटा, साइड में रखे हुए टिश्यू से अपने पसीने पहुंचे और जल्दी से कार की विंडो का शीशा ऊपर चढ़ाया। फिर बैठी हुई शून्य में ताकते हुए सोचने लगी, कौन है ये आदमी जो मेरा पीछा कर रहा है? समझ नहीं आ रहा, आखिर ये आदमी मुझसे चाहता क्या है? ऐसा लग रहा है कि ये आदमी हर समय मुझ पर नजर रखता है। तंग आ गई हूँ मैं इस अजनबी से। मैं मानव को ये सब बातें कैसे बताऊं? ना तो मैं मानव को कुछ बता सकती हूँ, ना ही किसी से कुछ कह सकती हूँ। कैसे पता लगाऊं कि ये आदमी कौन है? अगर मैं मानव से कुछ भी बोली तो मानव परेशान हो जाएगा। वैसे भी मानव इन दिनों काफी चीजों में उलझा हुआ है। इतना सोचते हुए यशिका अपने हाथों की उंगलियों को चटकाने लगी। यशिका मन ही मन परेशान इन बातों को सोच रही है कि तभी मानव का ध्यान यशिका की तरफ गया और यशिका की बॉडी लैंग्वेज को देखकर मानव ने यशिका के कंधे पर हाथ रखा। मानव के स्पर्श से यशिका चौंकी और उसने मानव की तरफ देखा। मानव उसके माथे पर उभरी हुई चिंता की लकीरों को देखकर समझ गया कि यशिका किसी उलझन में है। उसने एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ते हुए और दूसरे हाथ को यशिका के हाथों पर रखते हुए पूछा, क्या बात है यशिका? किस बात के लिए परेशान हो? यशिका मानव के इस सवाल से और घबरा गई। उसने अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश करते हुए खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, कुछ नहीं मानव, बस यूं ही। इस पर मानव ने यशिका से कहा, कहीं तुम आर्यन की हेल्थ को लेकर तो परेशान नहीं? चिंता मत करो, अब आर्यन खतरे से बाहर है, सही हो जाएगा। वहाँ इस समय उसके पास बुआ जी और शिखा भी है। यशिका ने मानव की बात सुनकर हामी में से हिलाया और बोला, हाँ बेचारा बच्चा। यशिका नहीं चाहती थी कि मानव उसके हाव भाव देखकर किसी अनहोनी का अंदेशा लगाए। फिर यशिका ने कार में पीछे बैठे हुए शुभम की तरफ देखा और मन में कुछ ख्याल आते ही घबरा गई। घबरा के उसने मन ही मन कहा, पता नहीं ये जो आदमी है कभी कभी मेरे इतना करीब होता है कि मुझे पता भी नहीं चलता। मेरे घर वाले, मेरे बच्चे क्या उससे सेफ हैं? या कहीं ये अजनबी किसी दिन कोई बहुत बड़ा नुकसान न पहुंचा दे? इधर यशिका कार में उस अनजान व्यक्ति की वजह से परेशान है तो उधर रवि वर्मा के घर पर वानी की माँ वानी के आगे पीछे घूम रही है और बार बार वानी से बोल रही है, प्लीज वानी, एक बार तू लड़कों से मिल तो ले। मान जा मेरी बात मेरी बेटी, इसमें हर्ज ही क्या है? मेरी समझ में नहीं आ रहा तुझे इस बार कैसी इज्जत चढ़ गई? अपनी माँ को अपने आगे पीछे इस तरह से घूमता हुआ देख वानी को बहुत इरिटेशन हो रही है। वानी ने अपनी माँ से थोड़ा गुस्से में कहा, प्लीज माँ, लीव मी अलोन, एनफ इज एनफ। अपनी बेटी को गुस्सा करते हुए देख वानी की माँ ने उसको पीछे से आवाज लगाते हुए कहा, बेटा मेरी बात तो सुन, मैं तेरे लिए ये जितने भी रिश्ते लाई हूँ इन सब के पास काफी पैसा है, बहुत अच्छे घर है ये। वानी ने अपनी माँ की बात को सुना अनसुना करते हुए अपने पर्स में मोबाइल रखा, अपनी अलमारी को लॉक किया और पर्स को हाथ में उठाते हुए बोली, तुम आओ मैं क्या करूँ? इस पर वानी की माँ अपने एक हाथ को कमर पर रखकर दूसरा हाथ वानी के आगे मटकाते हुए बोली, देख बेटा मेरा मतलब समझ, एक बार तेरी शादी किसी अच्छे अमीर घराने के लड़के से हो जाएगी तो हमारी भी किस्मत बन जाएगी। वानी ने अपनी माँ की बात को अनसुना कर फ्रस्ट्रेशन में रवि वर्मा की तरफ देखा और भौहों को ऊपर चढ़ाते हुए रवि वर्मा से गुस्से में बोली, बहुत हो गया पापा, परेशान हो गई हूँ मैं, अब आप ही माँ को समझाइए, मैं नहीं करना चाहती शादी अभी, तो प्लीज रोज रोज ये फालतू के रिश्तों की पोटली खोलकर ना बैठे। वानी की बात सुनकर उसकी माँ रवि वर्मा के ऊपर तंज कसते हुए बोली, अपने पापा से क्या कह रही है? उन्हें चिंता होती तो पहले ही तेरे हाथ पीले कर देते, तू मुझसे बात कर। इस पर वानी ने गुस्से में माँ की तरफ घूर कर देखा और दांत भींचकर कहा, प्लीज माँ, आपको जो करना था आप पहले ही कर चुकी, वैसे भी मैं इस समय पापा से बात कर रही हूँ तो आप बीच में मत बोलिए प्लीज। वानी की माँ को वानी का इस तरह से कहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने नाराजगी वाले लहजे में बिना इस बात की परवाह किए कि कोई सुन रहा भी है कि नहीं बोली, क्या जमाना आ गया है, एक तो मैं चिंता कर रही हूँ और मुझे ही चुप रहने के लिए कहा जा रहा है। ऐसा भी मैंने क्या कर दिया जो मुझे सुनाया जा रहा है? मुझसे अच्छे तो वो हैं जो कुछ करते ही नहीं। अभी वानी की माँ बड़बड़ा ही रही थी कि रवि वर्मा ने अपने सीधे हाथ की उंगली को होठों पर रख माथे पर बल डालते हुए वानी की माँ को इशारे से चुप रहने के लिए बोला। वानी की माँ कुछ बोलती उससे पहले ही वानी वहाँ से चली गई। वानी के वहाँ से चले जाने के बाद रवि वर्मा अपनी पत्नी के नजदीक जाकर बैठे और उनको समझाते हुए बोले, वानी की माँ तुम क्यों बेकार में जिद करे जा रही हो जब अभी वानी रेडी नहीं है? अच्छा लगता है तुम्हें घर पर इतना हंगामा करना, प्लीज उसे फोर्स मत करो। अपने पति की बात सुनकर वानी की माँ रोने लगी और रोते हुए बोली, अब तुम्हारी ही कमी रह गई थी जो तुम मुझे समझानी चाहिए। मैं कुछ भी करूँ सबको बुरा ही लगता है, मैं ही सबसे बुरी हूँ इस घर में। अपनी पत्नी की बात सुनकर रवि वर्मा ने अपने हाथ से माथा पकड़ते हुए कहा, थक तेरे की, अरे भाग्यवान चुप हो जा, भगवान के लिए चुप हो जा, हर चीज का समय होता है, मान लो कि अभी समय नहीं आया है। ऐसे में तो गलत वक्त पर सही बात भी गलत ही लगती है, पुरानी कहावत है, वक्त से पहले कुछ नहीं होता। इधर रवि वर्मा अपनी पत्नी को अपने घर पर समझा रहे हैं तो उधर हॉस्पिटल में डॉक्टर दादाजी के रूम में दादाजी के चेकअप के लिए आए और दादाजी का चेकअप करने के बाद बुआ जी और शिखा से पूछा, आप लोग दादाजी को अमेरिका शिफ्ट करने वाले थे, क्या हुआ उस प्लान का? डॉक्टर की बात सुनकर बुआ जी ने जवाब दिया, हाँ डॉक्टर साहब प्लान तो है, बस थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन 10 दिन के अंदर शायद हम इन्हें यूएस ले जाएं। बुआ जी आगे कुछ बोलती शिखा ने पहले ही बुआ जी को आंखों ही आंखों में इशारे से मना कर दिया। शिखा डॉक्टर से कोर्ट के ऑर्डर की बात छिपा गई। बुआ की बात सुनकर डॉक्टर ने कहा, देखिए ज्यादा देर मत करिए, हम इनकी हेल्थ रिपोर्ट डेली मॉनिटर कर रहे हैं और रिपोर्ट बहुत अच्छी नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग इन्हें यूएस लेकर जाएं और वहां भी कुछ ना हो पाए। डॉक्टर की बात सुनते ही शिखा और बुआ थोड़ी टेंशन में आ गई। बुआ ने टेंशन में कमरे में एक कोने से दूसरे कोने में घूमना शुरू कर दिया तो शिखा पैर पर पैर चढ़ाए हुए दांतों को पीसने लगी। इधर हॉस्पिटल में शिखा और बुआ टेंशन में है तो उधर इसी बीच मानव और यशिका शुभम के साथ रवि वर्मा के घर पहुंचे। अभी घर में अंदर आ ही रहे थे कि मानव ने यशिका को बताया, यशिका कल हमारे घर बजाज मेंशन की नीलामी है, शायद बैंक के लोन के बाद कुछ पैसे बच जाएं, तो उससे हो सकता है हमारी कुछ परेशानियां सॉल्व हो जाएं। यशिका ने मानव की तरफ देखा, फिर चलते चलते अपने हाथों से मानव के हाथों को थपथपाया और गर्दन को आगे की तरफ हिलाते हुए मानव को सांत्वना दी और उसके बाद वो लोग घर के दरवाजे से घर में अंदर की ओर दाखिल हुए। यशिका और मानव को देखकर लिविंग रूम में बैठी हुई वानी की माँ का मुंह बन गया। यशिका शुभम को लेकर अपने रूम में चली गई।
मानव ने आगे बढ़कर रवि वर्मा से पूछा, पापा वानी कहाँ है? रवि वर्मा मानव की बात का जवाब देते हुए बोले, बेटा वो घर पर नहीं है। मानव रवि वर्मा से बात कर रहा है तो उधर अपने रूम में यशिका बार बार उस आदमी के विषय में सोचते हुए परेशान हो रही है। अनजान व्यक्ति के बारे में सोचते ही उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंचाई और डर के मारे उसका शरीर कांपने लगा। चिंता के मारे यशिका कमरे में इधर से उधर घूमते हुए सोचने लगी, मैं कैसे इस परेशानी से डील करूं? ये कौन आदमी है जो मुझे परेशान कर रहा है? इधर यशिका अपने कमरे में परेशान इधर से उधर घूम रही है तो उधर रवि वर्मा ने मानव से पूछा, अरे आर्यन कहाँ रह गया? आर्यन नहीं आया? रवि वर्मा की बात सुनकर मानव ने लंबी सांस ली और रवि वर्मा को बताया, आर्यन की तबीयत सही नहीं है। उसने आज हॉस्पिटल में धोखे से दादाजी की दवाई खा ली थी। वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। मानव की बात सुनकर रवि वर्मा हैरान रह गए। उनको आर्यन के लिए दुख हुआ। इधर मानव रवि वर्मा से बात कर रहा है तो उधर वानी हर्ष से एक रेस्टोरेंट में मिली। हर्ष ने वानी से पूछा, क्या हुआ वानी? तुमने मुझे अचानक मिलने के लिए क्यों बुलाया है? इस पर वानी ने कहा, हर्ष मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती थी। हर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ कहो ना, हम तो कब से कुछ सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। हर्ष की बात पर वानी ने हल्की सी नाराजगी जताते हुए आंखों से हर्ष को घूरते हुए कहा, क्या तुम किसी भी समय सीरियस नहीं रह सकते? हर्ष दांत दिखाते हुए हंसकर बोला, अरे यार मैं मजाक कर रहा था। बताओ बताओ तुम क्या कहना चाहती हो? और ये कहते हुए हर्ष ने अपने दोनों हाथों को टेबल पर रखा और वानी की तरफ देखने लगा। वानी ने फेस पर गंभीर एक्सप्रेशन लाते हुए हर्ष से कहा, हर्ष मैंने तुम्हें हाँ क्या बोला? तुम तो आज ही मानव को इन्वेस्टर से मिलवाने के लिए तैयार हो गए। वानी की बात ध्यान से सुनकर हर्ष ने ग्लास में पानी डालते हुए वानी की तरफ देखते हुए कहा, वानी इसमें हर्ष ही क्या है? वानी हर्ष की बात सुनकर थोड़ा चिढ़ गई। वानी ने मुंह बनाते हुए अपने दोनों हाथों को एक के ऊपर एक चढ़ाया और थोड़ा पीछे को होकर बैठ गई। हर्ष वानी को इस तरह बैठा देख मुस्कुराया और उसके फेस की तरफ बिना पल के झुकाए देखकर बोला, शायद तुम्हें मेरी बात बुरी लग रही है, लेकिन ध्यान से सोचो, इसमें हर्ष ही क्या है? मानव की हेल्प हो जाएगी तो उनकी बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व भी तो हो जाएंगी। हर्ष की ये बात वानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसने हर्ष की बात सुनते ही मुंह बनाया और इधर उधर देखने लगी। हर्ष ने पानी का ग्लास वानी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, क्या हुआ वानी, बुरा मान गई? वानी ने दांतों से अपने साइड के होठों को खींचते हुए कहा, हर्ष तुम्हें मानव की ज्यादा चिंता है कि मेरी? ये कहते हुए वानी ने अपने दोनों हाथ टेबल पर रखे। वानी की ये बात सुनकर हर्ष मुस्कुराया और वानी के हाथों को अपने हाथ में लेते हुए प्यार से कहा, वैसे तो टेंशन मुझे तुम्हारी भी है वानी, लेकिन क्या है ना, मैं एक अच्छा इंसान हूँ और मैं सबका भला करना चाहता हूँ। ऐसा बोलकर हर्ष वानी को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगा। फिर हर्ष ने वानी की हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाते हुए कहा, अच्छा गुस्सा छोड़ो, बताओ तुम क्या चाहती हो? वानी हर्ष के इतना कहते ही मन खुश हो गई। उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि वो हर्ष की इस बात से कितनी रिलैक्स्ड है। वानी ने एक हाथ से अपने बालों की लटों को पीछे किया और बाकी के बालों को कंधे के दूसरी ओर झटकते हुए हर्ष से कहा, पक्का जो मैं कहूंगी तुम वही करोगे? इधर हर्ष भी मन में ये सोचकर खुश था कि वानी उसकी बातों से इम्प्रेस हो गई है, इसलिए उसने बड़ा ही स्टाइल मारते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे नाराज हो, इसलिए अगर तुम चाहती हो कि मानव को उस इन्वेस्टर से अभी नहीं मिलवाऊं तो ऐसा ही होगा। अब तुम ही मुझे बता देना कि मानव को इन्वेस्टर से कब और कैसे मिलवाना है। हर्ष के इतना कहते ही वानी खुश हो गई और खुश होकर झटके से अपनी सीट से उठी और टेबल की दूसरी तरफ बैठे हुए हर्ष की तरफ जाने लगी। हर्ष भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहता था, इसलिए वो अपनी तरफ वानी को आते हुए देखकर खड़ा हो गया और वानी ने आगे बढ़कर हर्ष को गले लगाया और उसके गले लगकर बोली, थैंक यू हर्ष, सो नाइस ऑफ यू, कितने अच्छे हो तुम। जब वानी हर्ष के गले लग रही थी तो हर्ष मन ही मन बोला, बस वानी अब ज्यादा देर नहीं लगेगी मुझे अपने मंसूबों में कामयाब होने में। बहुत जल्द मुझे वो मिल जाएगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। क्या चाहता है यशिका का स्टॉकर? जानने के लिए सुनते रहिए मोहब्बत हो ना जाए।